गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और संविधान के योद्धाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नेहरू स्टडी सेंटर और राजनीति विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये एक विशेष प्रकार की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जैसा मैंने आपको बार बार कहा, भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसी ये पहली कार्यशाला है। 5 दिवसीय इस ऑनलाइन कार्यशाला का प्रसारण हम लोग जूम के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के जो मित्र हैं वो भी इसे देख पा रहे हैं। तो यूट्यूब के मित्र और जूम पे जुड़े सभी साथियों को मैं नमस्कार कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका आनंद ले रहे होंगे। आप सब लोग संविधान के योद्धा है और बिल्कुल हमारा उद्देश्य यह है कि भारतीय संविधान के प्रति आप लोगों की समझ विकसित हो। साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों में इतनी समझ विकसित हो जाए कि संविधान के संदर्भ में, संविधान सभा के संदर्भ में, संविधान निर्माताओं के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति लोगों में है तो आप एक योद्धा की भांति डटकर उन भ्रांतियों को दूर करने का काम करेंगे। हम लोग ये भी चाहते हैं, हमारा नेहरू स्टडी सेंटर और हमारा राजनीति विज्ञान विभाग ये चाहता है कि आप लोग संविधान के योद्धाओं की भांति भारत के संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। तो सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और विक्रम सिंह जी, कालूराम जी मीणा साहब, सुरेश मेघवाल जी, महावीर प्रजापति जी, बग्गा राम जी, महेश परियार, डॉक्टर महेश परियार जी और संदीप जी, सारे मित्रों का बहुत सारा स्वागत। चैनाराम जी, मुझे बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, नरसिंह जी। तो सभी जूम के साथियों और यूट्यूब के मेरे सभी मित्रों का यहाँ स्वागत है। और जैसा जूम के जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म जो मिलता है, जो लिंक मिलता है, उसमें एक जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको भरना होता है। और जो मेरे YouTube के जो साथी हैं, आप जो संदेह दे रहे हैं, आप जो स्नेह दे रहे हैं, उस स्नेह में मैं एक बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये इस प्रकार का एक पहला प्रयास है और इस पहले प्रयास में आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो YouTube के मित्रों, आज हम लोग संविधान सभा के तीसरे सत्र की तीसरी बैठक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल 1947 को संविधान सभा की इस बैठक में क्या हुआ, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बिल्कुल मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अब तक जो बैठकें हुई है उसमें जो कल वाली जो बैठक थी वहीं से सही ढंग से देखा जाए तो संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। कल हम लोगों ने मौलिक अधिकारों पर चर्चा की और आज उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। चर्चा मौलिक अधिकारों पर ही चल रही है और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि संविधान सभा का जो तीसरा जो सत्र है, उस तीसरे सत्र में पहले दिन को छोड़ दिया जाए तो अंतिम जो 4 दिन है, उन अंतिम 4 दिनों में मौलिक अधिकारों पर ही चर्चा हुई। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, अगर उसकी पृष्ठभूमि को आप जानना चाहते हैं तो भारतीय संविधान जो सभा है उसका जो तीसरा सत्र है उसकी 29 अप्रैल से लगाकर जो 2 मई, 29, 30, 1 और 2, ये जो 4 दिन है, इस 4 दिन की बैठक में जो कुछ बहस हुई उसको समझ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैं बात औपचारिक रूप से प्रारंभ करने से पहले मैं पहले से ही आपको संकेत दे देता हूं कि आज थोड़ी सी चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है, जिसमें उपाधियों का अंत, आप लोग जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से आप जो पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, टाइटल्स जो है उसका अंत किया गया। आज जोरदार चर्चा उपाधियों के अंत पर होगी। थोड़ी बहुत चर्चा ट्राइब्स के अधिकारों के संदर्भ में भी होगी। जयपाल सिंह जी मुंडा साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को आज हम लोग बखूबी जानेंगे। दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो समिति है, उस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसलिए संविधान सभा के तीसरे सत्र में सबसे अधिक जो चेहरा दिखाई देगा, जो सबसे ज्यादा जिसका वक्तव्य दिखाई देगा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो बनी कमेटी है, उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट रखी गई है, उसी रिपोर्ट पर संविधान सभा के तीसरे सत्र में चर्चा चल रही है। इसलिए बार बार आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई देंगे। और कल लिंक में जो हमने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का आंसर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो प्रश्न को बड़ा ढंग से देखिएगा और उसके हिसाब से उसका जवाब दीजिएगा।
फीडबैक का मतलब केवल जवाब देना नहीं होता है, जवाब थोड़ा सही आता है तो हमको भी अच्छा लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आप डट कर हमारे साथ खड़े। तो साथियों, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को क्या हुआ जरा देखिएगा। ये जो पेज है आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज पूरा एक पेज को हमने एक स्क्रीन पे लिया। ये पहले पेज के संदर्भ में है, बाकी जो सारे पेजेस हैं उसको हमने आधा आधा कर रखा। पर मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। भारतीय संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब है, उपाध्यक्ष डॉक्टर HC मुखर्जी है, इसके बाद में संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर BN राव है, सचिव श्री HVR अयंगर साहब है, इनके बारे में हमने पहले भी जाना। संयुक्त सचिव RK रामध्यानी है और 1 मई 1947 लिखा हुआ है। 1 मई 1947 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 1 मई 1947 को इसके सचिव बने, संयुक्त सचिव बने। फिर उप सचिव लिखा है श्री RK रामध्यानी। आप कहेंगे संयुक्त सचिव में भी रामध्यानी जी का नाम लिखा हुआ है, उप सचिव में भी रामध्यानी जी का नाम लिखा, ऐसे कैसे हो सकता? तो इसका जवाब है श्री RK रामध्यानी जी 28 अप्रैल 1947 से लगाकर 30 अप्रैल 1947 यानी आज तक संविधान सभा में उप सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन 1 मई से वो क्या बन जाएंगे? संयुक्त सचिव बन जाएंगे। ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है श्री BFHB तैयब जी और श्री जुगल किशोर खन्ना जी। अवर सचिव के रूप में लिखा हुआ है खान बहादुर SG हसनैन साहब। सहायक सचिव है KB पद्मनाभन। ये कुछ जो ढांचा है उसके बारे में हमने बात की। अब हम अपनी बात को आगे प्रारंभ कर रहे हैं। वार बुधवार दे रखा है 30 अप्रैल सन 1947। जैसी संविधान सभा में बहस हुई वैसी की वैसी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय विधान परिषद यानी संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण है और विषय सूची में एक ही बात लिखी हुई है, यानी आज एक ही बात लिखी हुई है। और वो बात क्या है? एडवाइजरी कमेटी का मौलिक अधिकारों संबंधी अंतरकालीन रिपोर्ट पर विचार। साथियों, आप लोग जानते हैं कि एडवाइजरी कमेटी ने जो रिपोर्ट रखी है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, यह रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं है, यह रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट है। इस इंटरिम रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है संविधान सभा में। क्या चर्चा है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कल याद हो तो कल मैंने एक बात आपके सामने रखी थी। जी दुर्गाबाई देशमुख ने कल एक प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव क्या रखा था? प्रस्ताव रखा कि भाई जो कार्य संचालन समिति है, जो स्टीयरिंग कमेटी है, उस स्टीयरिंग कमेटी में देशी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और देशी रियासतों से 2 सदस्य लिए जाने चाहिए। ऐसी बात हमने कल करी थी। संविधान सभा के एक सदस्य HV कामत साहब ने कहा था कि नहीं, 1 सदस्य लिया जाना चाहिए, क्योंकि 93 सदस्य जो देशी रियासतों के हैं उनमें से अभी तक 16 ही आए हैं, तो इस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन एक का ही होना चाहिए, अनुपात के हिसाब से एक का ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 16 आए हैं, इनमें से 2 ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग लंबे समय तक ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तो आज साथियों, स्टीयरिंग कमेटी में देशी रियासतों से 2 प्रतिनिधि किसको लिया जाएगा, वो आपके सामने एक फैक्ट के रूप में आ रहा है। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि देशी रियासतों से 2 प्रतिनिधि स्टीयरिंग कमेटी में, कार्य संचालन समिति में कौन आ रहे हैं, उनका अभी मैं नाम लेने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कल घोषणा की थी कि स्टीयरिंग कमेटी यानी कार्य संचालन समिति में देशी रियासतों से जो 2 मेंबर लिए जाने हैं उनका चुनाव होगा और चुनाव के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और अगर आवश्यक हुआ, ज्यादा अगर उम्मीदवार आ गए तो चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसा भी मैंने आपको कहा था। जुम के मेरे साथी इस बात से सहमत है? कल मैंने आपको यह बात कही। तो क्या चुनाव हुआ या फिर निर्विरोध निर्वाचित हो गए? देखते हैं आज। चलिए, भारतीय विधान परिषद बुधवार तारीख 30 अप्रैल 1947 माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय विधान परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे। साथियों, आपको याद होगा कल 8:30 बजे बैठक हुई और आज 9 बजे यह बैठक हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैठक का समय चेंज होता रहता था। कभी 11 बजे होती थी, कभी 9 बजे होती थी, कभी 8:30 बजे हुई। आप देख सकते हैं, ये सब बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है। संविधान सभा का कार्यकरण, उसका जो वर्किंग है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अध्यक्ष आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मौलिक अधिकार विषयक अंतकालीन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अब हम अग्रसर होंगे। हमने वाक्यांश 6 को स्वीकार कर लिया है और वाक्यांश 5 को स्थगित कर दिया गया। कार्य
आरंभ करने से पूर्व मैं निम्न घोषणा करना चाहता हूं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, हाउस के 28 अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार स्टीयरिंग कमेटी में रियासतों के प्रतिनिधियों में से 2 सदस्यों की जगह भरने के लिए केवल 2 नाम आए हैं। उन्होंने कहा कि देशी रियासतों की ओर से जो 2 मेंबर लिए जाने हैं स्टीयरिंग कमेटी में, वहां से केवल 2 नाम आए। इसका सीधा सा मतलब है इलेक्शन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बगाराम जी, इलेक्शन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 ही सीट थी और 2 ही नाम आए। किसके 2 नाम आए, सुन लीजिएगा, किसके नाम आए? श्री पी गोविंद मेनन, ये कोचीन से हैं। पहला नाम आया गोविंद मेनन साहब का, जो कोचीन से हैं, वो कार्य संचालन समिति के देशी रियासतों की ओर से मेंबर बन रहे हैं। और दूसरा नाम आया, जिस धरती से खड़े होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन सी धरती? वो धरती है जोधपुर। और जोधपुर से संविधान सभा में कौन मेंबर थे? एक मेंबर जयनारायण व्यास थे और दूसरे मेंबर थे वीएस वेंकटाचारी। वीएस वेंकटाचारी, तो दूसरा नाम है वीएस नहीं, सॉरी, सीएस वेंकटाचारी। दूसरा नाम है सीएस वेंकटाचारी, जो कि जोधपुर के हैं। इन 2 लोगों ने फॉर्म भरे हैं कार्य संचालन समिति के मेंबर बनने के लिए। तो कार्य संचालन समिति में देशी रियासतों से 2 मेंबर आ गए हैं। एक आए हैं कोचीन से गोविंद मेनन साहब और दूसरे आए हैं सीएस वेंकटाचारी, जो कि जोधपुर से हैं। तो दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। कार्य संचालन समिति के 2 मेंबर देशी रियासतों से आपके सामने आ गए। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मैं दोनों सज्जनों का नाम जो है उन्हें निर्वाचित घोषित करता हूं, और फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुकारते हैं कि आप अपनी बात को रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल बात को रख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं साथियों, हम लोग मौलिक अधिकारों के विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। 12 क्या है वो हम लोगों ने कल जान लिया था। अनुच्छेद 12 का उस समय दूसरा नाम था। अनुच्छेद 13 क्या है, कल हम लोगों ने जाना था। अनुच्छेद 13 का उस समय दूसरा नाम था। फिर आप देखते हैं 14 क्या है, 15 क्या, 15 पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। फिर आप लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। आज का अनुच्छेद 16 क्या कहता है? आज का अनुच्छेद 16 यह कहता है कि सभी लोगों को रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा। बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि आरक्षण के संदर्भ में इस बात को जानना बहुत जरूरी है। रोजगार का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा और राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके निवास स्थान के आधार पर, उनके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा आप लोग जानते हैं, ऐसा आप लोग जानते हैं। आज के दिन अनुच्छेद 16 में ऐसा लिखा हुआ है। ओरिजिनली क्या लिखा हुआ था उसको जरा देखिएगा। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरकारी नौकरियों के संदर्भ में समस्त नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। सरकारी नौकरियों के संदर्भ में समस्त नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। फिर और कह रहे हैं, और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे के चलाने में, ये शब्द भी दूसरे वाक्यांश में लगा दिए गए हैं और वो बाद में आएंगे। अभी हम इन शब्दों को छोड़ रहे हैं। केवल धर्म, कौम, जाति, वर्ग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 16 में आज लिखा हुआ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहां क्या लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरियों के संदर्भ में समस्त नागरिकों को समान अवसर मिलेगा और कोई दूसरे जो व्यवसाय जो सरकार के नहीं है, जो दूसरे व्यवसाय है, व्यापार है, कारोबार है, पेशा है, वहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, धर्म के आधार पर, कौम के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ग शब्द लिखा हुआ है। आज के दिन भारतीय संविधान में वर्ग शब्द लिखा हुआ, वर्ग शब्द लिखा हुआ, दीपाराम जी, वर्ग शब्द लिखा हुआ नहीं है। यहां लिखा हुआ था, ओरिजिनली लिखा हुआ था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कौम के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 16 है उसमें लिखा हुआ जेंडर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, यानी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो लिखा हुआ है। यहां ओरिजिनली ऐसा लिखा हुआ नहीं था। ये सब बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि यदि ये राज्य समझे कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4) शब्दों से आप लोग शायद परिचित होंगे। और 16(3) और 16(4) में क्या लिखा हुआ है? उसमें यह लिखा हुआ है कि
राज्य कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और ये जो विशेष प्रावधान की जो बात कही गई है वही तो आरक्षण का आधार है। अनुच्छेद 16(4) आर्टिकल 16(4) ऑफ द पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द रिजर्वेशन। यू नो वेरी वेल, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जो वर्तमान भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 16(4) है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। आप जानते हैं इनिशियल स्टेज में क्या लिखा हुआ था, जब 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई 1947 में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, उस समय क्या लिखा हुआ था, जरा सुनिएगा। यदि राज्य यह समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिए जगह सुरक्षित रखने में राज्य को यहां दिए हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी। यानी अगर किसी जाति की, किसी वर्ग के लोगों का सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं हुआ है, तो राज्य उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। यह कॉन्स्टिट्यूशन जब इनिशियल स्टेज में बन रहा है तब यह लिखा हुआ जा रहा है। एंड यू नो अनुच्छेद 16(4) में आज भी लिखा हुआ है कि जिन वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है उन लोगों को सरकार, उन लोगों को राज्य आरक्षण दे सकेगा। यानी इनिशियल स्टेज में ही उचित प्रतिनिधित्व जैसा शब्द आ गया था, जो आज भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है। और उचित प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जैसा शब्द 30 अप्रैल 1947 को भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार हो रहा है तब यह शब्द आ चुका है। और बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर अभी पिक्चर में नहीं है। जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यह बात करते हैं कि वो आरक्षण का प्रावधान लाने के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है, पता नहीं क्या क्या बातें। डॉक्टर अंबेडकर साहब अभी पिक्चर में नहीं है। आप देख रहे हैं 3 सत्र की बात हम लोग कर चुके हैं, 2 मई को तीसरा सत्र समाप्त भी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर उतनी बड़ी भूमिका में नहीं है, लेकिन उचित प्रतिनिधित्व शब्द आ चुका है। ये जो भ्रांतियां हैं यही तो चाहते हैं कि हम लोग दूर करें। आगे बढ़ते हैं। यदि इस आशय का कानून बनाना है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कामों का प्रबंधन, शासन, प्रबंध या देखभाल करने वाले दफ्तर का कर्मचारी या उस संस्था की प्रबंध कारिणी समिति का सदस्य उसे विशेष धर्म या संप्रदाय का हो तो उसमें यहां दिए गए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी। यह कुल मिलाकर इसी प्रकार की बात कर रहा है कि विशेष प्रावधान पर्टिकुलर लोगों के लिए किया जा सकता है। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि इस उपखंड के संदर्भ में मेरे पास कई सारे संशोधन आए हैं, मैं एक एक करके नाम पुकारूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। के.एम. मुंशी जी इसके बाद में अपना संशोधन रखते हैं। के.एम. मुंशी जी के बाद में ये बी दास जो कि उड़ीसा के हैं, बी दास, ये नाम दिखा ही नहीं मुझे, बी दास जो कि उड़ीसा के हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, यानी लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव सरकारी नौकरियों में नहीं किया जाएगा। इनिशियल स्टेज में लिखा हुआ नहीं था। अब बी दास जो कि उड़ीसा के हैं वो लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, केवल धर्म, वर्ण, जाति, स्त्री पुरुष, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई भी नागरिक सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी बी दास जो कि उड़ीसा के हैं, उन्होंने यह शब्दावली लाई कि स्त्री पुरुष के आधार पर आप सरकारी नौकरियां प्राप्त करने से किसी को रोकोगे नहीं। और स्त्री पुरुष का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। यह बात किसने रखी, बी दास ने रखी। यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा साथियों, आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16, जो वर्तमान का अनुच्छेद 16 है, उसमें लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। उसमें लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, यानी उद्भव के आधार पर आप किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करोगे। फिर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ प्लेस, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। क्यों चनाराम जी, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। अब वो बी दास क्या कह रहे हैं आगे, बी दास कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं। सुनना ध्यान से, अफगानिस्तान की सरकार ने उन्हें निर्वासित कर दिया है। निर्वासित कर दिया मतलब उनको निकाल दिया है। अफगानिस्तान की सरकार ने उन्हें निर्वासित कर दिया है, उनको निकाल दिया है। वो भारत के नागरिक है नहीं, तो उनको रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होगा कि नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान में
कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अफगानिस्तान से निकाल दिया गया, भारत भेज दिया गया और वो भारत में रह रहे हैं, क्या वे लोग भारत में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं? ऐसा बी दास प्रश्न उठाते हैं। जरा देखिएगा क्या प्रश्न है। वो कह रहे हैं, भारत में आए हुए अनेकों अफगानी राजकुमारों से मुझे परिचय है। इन अफगानी राजकुमारों को अफगान के बादशाह ने दंड देकर राजबंदी की हैसियत से भारत भेज दिया है। भारत में अब भी कुछ ऐसे कैदी हैं, परंतु इनमें से कुछ राजकुमार भारत में नौकरी नहीं कर सकते और ना वे कोई कारोबार कर सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन में मैं ऐसे कुछ अफगानी राजकुमारों से मिला हूं। उन्होंने कहा है कि हम मुसीबत में हैं और पुरानी भारतीय सरकार में भी नौकरी नहीं पा सके। अंग्रेजों की सरकार में भी हम लोग नौकरी नहीं पा सके क्योंकि हम भारत के नागरिक नहीं है, अफगानिस्तान ने हमको निकाल दिया है। क्योंकि अंग्रेज अफगान सरकार से मिलकर उन्हें किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नागरिक के समान आचरण करने की आज्ञा नहीं देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत में पैदा हुए अफगानी राजकुमारों को, जिनमें से अधिकांश को अफगानिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान में प्रवेश निषेध कर रखा है और भारत में ही रहना पड़ता है, क्या भारतीय नागरिकों के समान सरकारी नौकरियों के प्राप्त करने का अधिकार होगा या नहीं होगा? मैं ये जानना चाहता हूं। क्या प्रश्न उठाया है? अरे भाई, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे गजब के लोग थे, छोटी छोटी बातों को वो उभारते थे। और कल मैंने आप लोगों को कहा कि किस तरह से विराम, अर्धविराम, खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सब का महत्व है। अब वो कह रहे साहब, अफगानिस्तान के इन लोगों का क्या होगा जिनको अफगानिस्तान की सरकार ने भारत भेज दिया है, भारत सरकार उनको नौकरी देती नहीं है, तो हमारा स्वतंत्र देश का जब हमारा खुद का संविधान बनेगा तो इन राजकुमारों को क्या होगा? यह प्रश्न पूछा बी दास ने। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि भाई बी दास की आवाज कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रही है, तो बी दास थोड़ा जोर से बोले। तो बी दास ने जोर से बोलकर अपनी बात को वापस रिपीट किया। तो आगे इसका जवाब आएगा थोड़ी देर में। इसके बाद में कई सारे और संशोधन जो रखे जाने हैं, उन सदस्यों के नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक एक करके पुकारा जा रहा है और सब सदस्य खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना संशोधन वापस ले रहे हैं। उनमें से सी राजगोपालाचारी है, वो अपना संशोधन वापस ले रहे हैं। सोमनाथ लाहिरी जी है, वो कह रहे हैं कि मुझे अपना संशोधन नहीं रखना है, मैं भी उसको वापस ले रहा हूं। एचवी कामत साहब है, वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी अपना संशोधन नहीं लेना है, इसके मुझे भी अपना संशोधन नहीं रखना है। इसके बाद में मेंबर आते हैं श्री महावीर त्यागी, वो अपनी बात को रख रहे हैं। महावीर त्यागी संयुक्त प्रांत से हैं और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में एक्टिव मेंबर में से महावीर त्यागी का बहुत बड़ा नाम है। ये बार बार मैं जो कह रहा हूं, इनको आपको नोट करना है। कम से कम 40-50 नाम आपके जहन में ऐसे होने चाहिए जो संविधान सभा में एक्टिव थे। जैसे सिब्बन लाल सक्सेना का नाम आगे आने वाले दिनों में आएगा, प्रोफेसर केटी शाह का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आएगा, जैसे एचवी कामत साहब है, जैसे महावीर त्यागी जी है, जैसे रोहिणी कुमार चौधरी जी है। ये ऐसे मेंबर हैं जो गजब के चर्चा में रहे थे। तो जरा देखिएगा महावीर त्यागी क्या कह रहे हैं और संविधान सभा में जो बहस हो रही है उस बहस का स्तर क्या है वो देखिएगा, किस प्रकार से शब्दों का मतलब होता है ये देखिएगा। महावीर त्यागी कह रहे हैं कि साहब, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा रोजगार प्राप्त करने में, ये थोड़ी सी लैंग्वेज जो है मुझे बैठी नहीं है। वो क्या कह रहा है जरा सुनिएगा महावीर त्यागी, कि लिखा हुआ है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ कैरिंग ऑन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। हिंदी में वो बोलते हैं, सरकारी नौकरियों के संदर्भ में और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने का सब नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। इसमें वो कह रहे हैं कि थोड़ा सी शब्दावली और बढ़ा दी जाए। एक बात आपको मालूम पड़ रही है, आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोगों को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का समान अवसर दे रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेज में लिखा हुआ है सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का समान अवसर होगा। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी व्यापार, किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस, किसी भी पेशे, किसी भी कारोबार को प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा। आज के दिन भारतीय संविधान में इस प्रकार की शब्दावली अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इरशाद खान साहब लिखी हुई है या नहीं है? लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई नहीं है, यह ध्यान रखना है। यह इनिशियल स्टेज में इस प्रकार की बात थी। यही तो बातें आपको जाननी है साथियों, और यही बातें बताने के लिए आप लोगों से लगातार संविधान सभा पर चर्चा कर रहे हैं।
फिर इसके बाद में वो कह रहे हैं कि साहब मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि थोड़ी सी शब्दावली चेंज हो जाए। और क्या चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? आप लोग जानते हैं, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(3) आपने पढ़ रखा है तो 16(3) में क्या लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य के पर्टिकुलर लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी राजस्थान में मैं बैठा हूं और राजस्थान की सरकारी नौकरियों में जोधपुर के लोगों को अगर प्राथमिकता देनी है तो इस विषय पर संसद कानून बना सकती है। आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(3) में लिखा हुआ है। जैसे बिहार के हमारे कुछ मित्र जुड़े हुए हैं, बिहार के संदर्भ में अगर कोई कानून बनाना है, बिहार में पटना के लोगों के लिए या बिहार में गया के लोगों को बिहार की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देनी है, इस प्रकार का कोई कानून बनाना है तो भारत की संसद इस संदर्भ में कानून बना सकती है। 16(3) ऐसा कहता है। आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक के कुछ जिलों के संदर्भ में भारत की संसद ने संविधान में संशोधन करके 98th अमेंडमेंट के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 16(3) आज का यह कहता है। आपको मालूम है, एक राज्य के लोगों के लिए पर्टिकुलर, एक राज्य के लोगों की एक पर्टिकुलर जगह के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। आपको आइडिया है कि नहीं है? 16(3) के अंतर्गत लिखा हुआ है। इस बारे में यह बात आ रही है, मैंने इसको बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है। वो कह रहे हैं महावीर त्यागी जी, जनाब मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि इस वक्त जो अलग अलग सूबों में सरकारी दफ्तरों में गवर्नमेंट के मुलाजिम भर्ती किए जाते हैं उनमें इस बात का लिहाज रखा जाता है कि जहां तक हो वे लोग उसी सूबे के रहने वाले हो। मेरी राय में सच्चे माने में सेल्फ गवर्नमेंट और निजी हुकूमत कायम करने के लिए यह चीज सबसे जरूरी है कि दुनिया के हर हिस्से में उसी हिस्से और सूबे के रहने वाले लोग वहां की गवर्नमेंट मुलाजिम और अफसर हो। अगर एक सूबे में दूसरे सूबे के लोगों का मुलाजिमत करने के लिए खुली छूट दी जाती है तो इसके मायने ये होंगे कि वहां के लोग खुद मुख्तार हुकूमत का लुत्फ नहीं ले सकेंगे। दोस्तों मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(3) यह कहता है आज के दिन कि संसद को इस बात का अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता का प्रावधान कर सकती है। आप लोग जानते हैं, ऐसा मैंने अभी 2 बार बोला है, चर्चा पहली बार यहां हुई। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं मैं ये चाहता हूं कि किसी सूबे मतलब किसी राज्य में सरकारी नौकरियों में वहां के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। किसी राज्य में सरकारी नौकरियों में वहां के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोग अगर आकर किसी राज्य में नौकरी करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। मैं उनकी बात को एज इट इज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वापस सुनिएगा। मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि इस वक्त जो अलग अलग सूबों के सरकारी दफ्तरों में गवर्नमेंट के मुलाजिमान भर्ती किए जाते हैं उनमें इस बात का लिहाज रखा जाता है कि जहां तक हो वे लोग उसी सूबे के रहने वाले हो। मेरी राय में सच्चे मायने में सेल्फ गवर्नमेंट और निजी हुकूमत कायम करने के लिए यह चीज सबसे जरूरी है कि दुनिया के हर हिस्से में उसी हिस्से और सूबे के रहने वाले लोगों को अपनी गवर्नमेंट में ऑफिसर बनने का अधिकार मिले। यानी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पंजाब के लोगों को पंजाब में मिलना चाहिए, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। और आप लोग जानते हैं इस प्रकार का प्रावधान भारत के संविधान में आज के दिन है, लेकिन इस विषय पर विधि बनाने की जो जिम्मेदारी है वह अनुच्छेद 16(3) के तहत किसके पास है? संसद के पास है। यह ध्यान रखना। इसकी पृष्ठभूमि यह है, इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जा रहा है। यानी इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं था, महावीर त्यागी जी ने यह बात कही। फिर वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, एक राज्य में दूसरे राज्य के लोग आकर सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे तो यह बात ठीक नहीं है। साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं अगर यह शर्त रद्द कर दी जाए, पैदाइश की जगह का कोई लिहाज नहीं रखा गया तो यह खतरा हो सकता है कि सूबे के दूसरे हिस्सों के लोग भी आकर छोटी और बड़ी सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर देंगे और कॉम्पीट करेंगे। यह चीज स्वराज्य की जो असली स्पिरिट है उसके खिलाफ होगी। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि अगर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे तो जो स्वराज हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं उस स्पिरिट के खिलाफ में होगा, ऐसा महावीर त्यागी जी कहना चाहते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में आर के सिद्धवा जी का नाम पुकारा जाता है। आर के सिद्धवा जी अपना कोई बात नहीं रखते हैं, वो अपना संशोधन नहीं रखते हैं। इसके बाद में एक नाम पुकारा जा रहा है जिनका नाम है राय बहादुर चौधरी सूरजमल, ये पंजाब से हैं। नाम सुन लीजिएगा,
राय बहादुर। और आप लोग जानते हैं राय बहादुर क्या है? दीपाराम जी बताओ, राय बहादुर क्या है? हां, उपाधियां हैं, जैसा बगाराम जी इशारा कर रहे हैं, ये उपाधियां हैं। राय बहादुर नाम है राय बहादुर चौधरी सूरजमल। कहां से हैं? पंजाब से हैं। ये अपनी एक बात रखेंगे, चूंकि पंजाब के हैं और पंजाब में आप लोग जानते हैं पंजाब अपनी कृषि और किसानियत के लिए जाना जाता है। तो चौधरी सूरजमल पंजाब के हैं, वो अब क्या प्रस्ताव रख रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, जनाब प्रेसिडेंट साहब, मैं आपकी इजाजत से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं। और वो क्या कहना चाहते हैं जरा देखिएगा। वो अपनी बात को कह रहे हैं, इस संशोधन के पेश करने से मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी 2 साल में कृषि कानून बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। चौधरी सूरजमल जी क्या कह रहे हैं, जो कि पंजाब से आते हैं, कृषि के संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरा देखिएगा। इस संशोधन के पेश करने से मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान जो कि कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे मालिक हैं जिनको हमारी भाषा में बिस्वेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिस्वेदार। और राजस्थान में उनको काश्तकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? काश्तकार या छोटे जमींदार कहते हैं। वह बहुत ज्यादा तादाद में, खास तौर से पंजाब में इस प्रकार के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए अंबाला और जालंधर डिवीजन में छोटे छोटे जमींदार या विस्वेदार बहुत पड़े हुए हैं। हमारे पंजाब के अंदर इस तरह की रुकावटें इस समय मौजूद है। और इस पैराग्राफ को पढ़ने से मालूम होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन कानून के अंदर भविष्य में शायद ना रह सके। इसलिए इस संशोधन को पेश करने से मेरा मतलब यह है कि यूनिट को इस प्रकार से अख्तियार किया जाए जिससे काश्तकारों के फायदे के लिए और छोटे छोटे जमींदारों और बिस्वेदारों को बड़े बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों और मालदारों से जो खुद खेती नहीं करते हैं उनको बचा जा सके। मैंने काश्तकार गलत बोल दिया, जमींदार जिसे हम लोग कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पंजाब में बहुत सारे छोटे छोटे किसान हैं, लेकिन पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जमींदार हैं। और जमींदार वे लोग हैं जो खुद खेती नहीं करते हैं, वो काश्तकारों के माध्यम से खेती करवाते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, चौधरी सूरजमल जी जो कि पंजाब से हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी खेती को ये बड़े किसान कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं चौधरी सूरजमल जी। इसके बाद में सरदार पृथ्वी सिंह जी आजाद का नाम पुकारा जाता है। वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? चौधरी सूरजमल जी जो कि पंजाब के हैं उन्होंने बोला, उसके ठीक बाद में सरदार पृथ्वी सिंह आजाद है, वो बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं वो सुनिएगा, और इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी संविधान सभा ने किस तरह से काम किए। चौधरी सूरजमल जी ने जो प्रस्ताव रखा उसका विरोध कर रहे हैं सरदार पृथ्वी सिंह आजाद। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सरदार पृथ्वी सिंह आजाद, सभापति महोदय, राय बहादुर सूरजमल साहब ने जो संशोधन उपस्थित किया, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब में एक ऐसा काला कानून है जिसका नाम लैंड एलिनेशन एक्ट है, और इस संशोधन का मतलब है इस कानून को कायम रखना। हमारी जो दलित जातियां और दूसरी गैर काश्तकारी कौमें हैं उनके लिए यह कानून सख्त नुकसान पहुंचाने वाला है। इस कानून ने पंजाब में एक बहुत बड़ी तादाद के लोगों को, एक तरह से उन तबके के लोगों को जो अपने 23 जमींदार या किसान के लेवल लगाकर आगे आ जाते हैं, हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अगर चौधरी साहब का यह संशोधन मान लिया जाए तो इसका मतलब होगा कि वह जातियां जो सदियों से जमींदार के अत्याचार से दबाकर रखी गई है, जिन्हें जमींदार ने लैंड एलिनेशन एक्ट के काले कानून के बल से हमेशा के लिए अपने पंजों में फंसा कर रखा है, वह सदियों तक ना उठ सकेगी। इसलिए इस युग में जबकि हम एक ऐसा कानून बना रहे हैं, तमाम के लिए सुविधा और समानता होनी चाहिए, हर एक को बराबर का अधिकार मिले, यह शोभा नहीं देता है कि यह काला कानून इस युग में कायम रखा जाए। इसलिए मैं दलित जातियों की ओर से चौधरी साहब के संशोधन का जबरदस्त शब्दों में विरोध करता हूं, ऐसा पृथ्वी सिंह जी आजाद कह रहे हैं। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हो रहे हैं, और आप लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो समिति है उसके अध्यक्ष है। तो जितने भी संशोधन रखे जाएंगे, जितना भी विरोध होगा, जो भी बात रखी जाएगी, उन सब का जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की होगी। क्या जवाब दे रहे हैं पटेल साहब, जरा देखिएगा। श्रीमान जी, लगभग सभी संशोधन वापस ले लिए गए हैं और वाद विवाद के लिए अधिक गुंजाइश नहीं है। मैं 1 या 2 प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं जो कुछ सदस्यों ने रखे। आप लोग जानते हैं जो प्रश्न रखे गए उन प्रश्नों का जवाब सरदार पटेल दे रहे हैं। क्या प्रश्न रखा गया? एक बी दास ने प्रश्न रखा कि साहब अफगानी नागरिकों का क्या होगा जिनको अफगान की सरकार ने निर्वासित करके हिंदुस्तान भेज दिया, क्या उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिकार मिलेगा? ऐसा बी दास ने प्रश्न पूछा।
चौधरी सूरजमल जी ने प्रश्न रखा, पृथ्वी सिंह जी आजाद ने कुछ प्रश्न रखे, उनका जवाब दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जरा देखिएगा, श्री बी दास गो अफगान से निर्वासित कुछ अफगानी राजकुमारों के बाबत शंकाएं हैं और वे ये जानना चाहते हैं कि वे अफगानी राजकुमार और उनकी संतानें सरकारी नौकरियां पाने के हकदार है या नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि यह हमारे लिए कोई कठिनाई उपस्थित करेगा। यदि अफगान के राजकुमारों की संतानें यहां रहने का निर्णय करती है तो यह संभव है कि उनको नागरिक अधिकार मिल जाएंगे। बस सरदार पटेल साहब ने कहा कि जो अफगान के राजकुमार निर्वासित होकर हिंदुस्तान आए, उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं वो अगर हिंदुस्तान में रहेगी तो वो हिंदुस्तान के नागरिक बन जाएंगे, और अगर हिंदुस्तान के नागरिक बन जाएंगे तो सरकारी नौकरियों में भी उनको क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बी दास का जो प्रश्न था अफगान के राजकुमारों के संदर्भ में, बी दास की जो शंकाएं थी अफगान के राजकुमारों के संदर्भ में, उस शंका का समाधान कर लिया कि वो जब हिंदुस्तान के नागरिक हो जाएंगे तो बिल्कुल उन्हें भी सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का बराबर से अधिकार हो जाएगा। फिर चौधरी सूरजमल जी का जो प्रश्न है उसका जवाब दे रहे हैं। श्री चौधरी सूरजमल ने यह प्रश्न उठाया है जिसमें उन्हें भय है कि जमींदारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वे ये विचार रखते हैं कि पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जो कि प्रचलित है, इन मनुष्यों को कुछ शरण देता है और वे उस शरण से वंचित हो जाएंगे। इस संदर्भ में उनके संतोष के लिए मैं केवल यह पेश कर सकता हूं कि श्री मुंशी ने इस वाक्यांश पर एक संशोधन उपस्थित किया है जिसे स्वीकार करने का मैं इरादा रखता हूं। जैसा कि मैंने आरंभ में ही बता दिया कि इस खंड का वह भाग जिसका कि जायदाद के प्राप्त करने, रखने और उसके हाथ से निकल देने के संदर्भ में यहां से हटा दिया गया है और आगे आने वाले अन्य उपखंड के अंतर्गत ले लिया जाएगा। तो सूरजमल जी का जो प्रश्न है कि संपत्ति पर अधिकार के संदर्भ में क्या होगा, जो कृषि योग्य जो जमीन है वो बड़े जमींदार जो ले लेंगे उसके बारे में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं, या आगे आने वाले समय में हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि आगे किसी और खंड में इस बात को रखा गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि अब मैं श्री के मुंशी ने जो संशोधन रखा है उस पर बात कर लेता हूं। मुंशी जी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उसके लिए जगह सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने में राज्य को यहां दिए गए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी। क्या यह स्वीकार है? तो सभा इस प्रस्ताव को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, अगर सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण की बात रख दी जाएगी। यह प्रस्ताव आज स्वीकार हो गया। प्रस्ताव यानी जो संशोधन जो है वो स्वीकार कर दिया गया 30 अप्रैल 1947 को। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में जो उचित प्रतिनिधित्व जैसी शब्दावली जो है उसको मंजूर मिल गई है, उसको मंजूरी मिल गई है। कब? 30 अप्रैल 1947 को। इसके बाद में अब भारतीय संविधान का पहला मौलिक अधिकार कौन सा है, जरा बताइए। भारतीय संविधान का पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब उस पर चर्चा हो रही है, हेडिंग लगा हुआ है समानता का अधिकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलने जा रहे हैं और अब बात आएगी उपाधियों के अंत की। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। पता है आपको? मेरी एक बहना संगीता जी भादू, पता है ना? उसमें लिखा हुआ है कि मिलिट्री से संबंधित उपाधियां दी जा सकेगी, शिक्षा के संदर्भ में उपाधियां दी जा सकेगी, पता है? और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी सरकार से किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लेगा। आपको यह भी मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 18 में यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन अभी काम कर रहा है, किसी लाभ के पद पर काम कर रहा है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई पदवी नहीं लेगा। अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिल्कुल। अब आज बात कर रहे हैं कैसी बातें लिखी हुई थी इनिशियल स्टेज में। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं, श्रीमान जी अब मैं खंड 7 को पेश करता हूं। जो खंड 7 है वो वर्तमान का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है। क्या कह रहे हैं? अभी वर्तमान में इसका रूप यह है, ऐसा वो बोल रहे हैं, यूनियन द्वारा कोई भी वंशानुगम उपाधि नहीं दी जाएगी। वंशानुगम मतलब कि मेरे पिताजी को राय बहादुर की उपाधि थी तो मुझे भी राय बहादुर की उपाधि मिलेगी, जो मेरी संतानें होगी उनको भी राय बहादुर की उपाधि दी जाएगी। तो सरदार पटेल कह रहे हैं कि आज के दिन यह प्रावधान है कि किसी भी प्रकार की वंशानुगत जो उपाधि है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान बनने जा रहा है, समानता का अधिकार दिया जा रहा है, तो सभी प्रकार की उपाधियां समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं
देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ भारत की जनता को अपमानित करने के लिए भारत के ही कुछ लोगों को बड़ी बड़ी उपाधियां देकर उन्हें विशेष तवज्जो दी जाती थी, जिसे आजकल हम लोग वीआईपी कहते हैं। इस प्रकार का षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा था। तो यह कहा जा रहा है कि भी वर्तमान में प्रावधान हम लोगों ने यह किया है कि यूनियन द्वारा किसी भी प्रकार की वंशानुगत उपाधि नहीं दी जाएगी, यह प्रावधान है। हमने कमेटी में विस्तार पूर्वक इस पर वाद विवाद किया और भिन्न भिन्न कमेटियों में जिनमें इस विषय पर वाद विवाद हुआ और उसको स्वीकार किया गया, इस पर मतभेद था। यह बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है। बहुत समय तक बहस करने के पश्चात इस विषय को तय किया गया है और हम इस निश्चय पर पहुंचे। परंतु वंशानुगत शब्द विवाद का विषय रहा है और यथेष्ट विवाद के पश्चात यह स्वीकार किया गया है कि इस शब्द को अब हटा दिया जाए। यानी जब प्रावधान रखा गया तब यह कहा गया कि वंशानुगत उपाधियां नहीं दी जाएगी, लेकिन अब हम इस शब्द को हटाने के लिए तैयार है। कौन सा शब्द? वंशानुगत शब्द हटाने के लिए तैयार है, ऐसा सरदार पटेल कह रहे हैं। और अब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। पहले क्या लिखा होता? यूनियन द्वारा कोई वंशानुगत उपाधि नहीं दी जाएगी। अब क्या हो जाएगा? यूनियन द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अच्छा, आप एक बात नोट कर पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ यूनियन द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी और भारत के वर्तमान संविधान में क्या लिखा हुआ है? राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो क्या आपके मन में ख्याल नहीं आता है कि अभी राज्य लिखा हो, पहले यूनियन क्यों लिखा? बताओ, पहले यूनियन क्यों लिखा? क्योंकि दो संविधान बनने वाले हैं। राज्यों का संविधान अलग बनेगा। ये तो किसका संविधान बन रहा है? केंद्र सरकार का संविधान बन रहा है। बिल्कुल ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो सरदार पटेल कह रहे हैं कि अब हम लिख देंगे यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। देश की सर्वसाधारण जनता की यही राय है। अन्यत्र अनेकों स्वतंत्र देशों में भी उपाधि की प्रथा मिटती जा रही है। देश के सार्वजनिक जीवन को दूषित करने में उपाधि का बहुधा दुरुपयोग होता रहा है। इसलिए यह बेहतर है कि इसको मौलिक अधिकारों में रखा जाए। मैं नहीं जानता कि इस विषय पर कोई आपत्ति होगी या अधिक समय तक इस पर बहस होगी। सरदार पटेल कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि इस पर किसी प्रकार की बहस करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों को उपाधियां दी जाती है वो इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हम सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अध्यक्ष आप बोल रहे हैं इस वाक्यांश पर कई संशोधन है, उनमें से 5 या 6 की सूचना मुझे परसों मिल गई थी, 1-2 की मुझे कल सूचना मिली। सरदार पटेल कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस पर कोई संशोधन आएगा नहीं, इस पर कोई बहस होगी नहीं। तो अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, अरे भाई साहब 5-6 तो मुझे 2 दिन पहले ही संशोधन मिल गए और 2 संशोधन मुझे कल मिल गए, तो खूब सारे संशोधन तो इस विषय पर आ चुके। अब क्या संशोधन है जरा देखिएगा। सबसे पहले M.R. मसानी साहब है जो कि बंबई से हैं, वो संशोधन रख रहे हैं। किसके ऊपर? यूनियन किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा, इस पर संशोधन आ रहा है। क्या संशोधन आ रहा है? अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन की सूचना मैंने दी है वह उस संशोधन पर है जिसकी सूचना के संथानम ने भी दी है। वह इस प्रकार है, संघ द्वारा किसी पद या पेशा सूचक उपाधि के अतिरिक्त कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार की दी हुई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार की सहमति के किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई उपहार, वेतन या पद स्वीकार नहीं करेगा। अब ये M.R. मसानी साहब इस प्रकार का संशोधन लेके आ रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मैंने सबकी यही राय समझी है। यदि सभा इस रूपांतर की आज्ञा दे तो शायद ये मेरा संशोधन किसी भी प्रकार का कोई विवाद का संशोधन नहीं रहेगा। अब अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि भाई मसानी जी ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में राय जान लेते हैं। फिर M.R. मसानी वापस बोल रहे हैं, सभा के समक्ष ये संशोधन रखते हुए मैं ये बताऊंगा कि वर्तमान खंड के 2 उद्देश्यों से परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन देखिए, अब वो मसानी साहब क्या कह रहे हैं कि मैं इसमें संशोधन क्यों करना चाहता हूं, इसके पीछे मेरे 2 उद्देश्य है और बिल्कुल मैंने हाईलाइट करके मैं बताना चाह रहा हूं। आपको दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ येलो कलर दिख रहा है आपको? बिल्कुल ओके। वो कह रहे हैं कि वंशानुगम जो शब्द है वो हटा दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसका मतलब यह होगा कि स्वतंत्र भारतीय सरकार किसी प्रकार की कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी, चाहे वो वंशानुगत हो या चाहे अन्य प्रकार की। वो कह रहे हैं कि वंशानुगत शब्द हटा दीजिए। सरदार पटेल ने तो पहले कह दिया था कि भाई मैं वंशानुगत शब्द हटा रहा हूं। तो मसानी जी कह रहे हैं कि मैं वंशानुगत शब्द क्यों हटाना चाहता हूं। वंशानुगत शब्द हट जाएगा तो इसका फायदा यह होगा कि सभी प्रकार की उपाधियां का अंत हो जाएगा। सरकार किसी भी प्रकार की कोई उपाधि दे नहीं पाएगी। इससे फायदा यह होगा, ऐसा M.R. मसानी साहब पहले तर्क में कह रहे हैं।
फिर वो कह रहे हैं यूनियन के लिए यह संभव हो सकता है कि वह अपने कुछ नागरिकों को जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मसलन विज्ञान और कला आदि के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की हो, ऐसे किसी सम्मान से विभूषित करे जो उपाधि ना हो। पर स्वतंत्र भारत में यह कल्पना असंभव है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं के उपहार स्वरूप कोई उपाधि अपने नाम के आगे या पीछे लगाए। लो, अगर आपने भारतीय संविधान बहुत ढंग से देख रखा है और अगर आप भारतीय संविधान पर हमारा जो इंटरप्रिटेशन है उसके वीडियोज अगर आपने देख रखे हैं तो बिल्कुल आपको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। आपको मालूम है 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया। आपको मालूम है 1954 से भारत रत्न और अन्य पदम जो अलंकरण है उसकी शुरुआत हुई थी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि थोड़े ही समय बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। मालूम है आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भारत रत्न पर रोक लगा दी थी। मालूम है आपको? और क्यों रोक लगा दी थी? कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, तो फिर आप ये उपाधि क्यों दे रहे हैं? आई बात को समझ में? सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन बाद में इस रोक को हटा दिया कि नहीं नहीं ये दिया जा सकता है, भारत रत्न वगैरह दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन बाद में इसको हटा दिया था। कभी आपने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? सोचिए सोचिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या करता है तो उस व्याख्या में सबसे ज्यादा मदद जिससे मिलती है वो संविधान सभा की बहस है। और संविधान सभा की बहस आपके सामने रख रहा हूं। अगर मेरी बातों को आप ढंग से सुन रहे हैं, मेरे यूट्यूब के साथियों और मेरे जूम के साथियों, अगर आप मेरी बातों को ढंग से सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो आज आपको आनंद आने वाला है। और क्या आनंद आने वाला है? देखिए क्या कह रहे हैं मसानी साहब, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। वह अपने कुछ नागरिकों को जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मसलन विज्ञान और कला आदि में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की हो, ऐसे किसी सम्मान से विभूषित करे जो उपाधि ना हो। वो कह रहे हैं मसानी साहब कि देश, कोई भी सरकार, कोई भी देश अपने ऐसे नागरिकों को कुछ सम्मान देना चाहेगी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हासिल किया हो, जिन्होंने विज्ञान और कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो, तो उन्हें वो सम्मानित करना चाहेगी, ऐसे सम्मान देना चाहेगी जो उपाधि नहीं है। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? उपाधि अलग चीज है, सम्मान यानी ऑनर अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने जब भारत रत्न पर रोक लगाई थी तो अनुच्छेद 18 को आधार बतलाया था और कहा कि भाई अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, तो आप भारत रत्न जैसी उपाधि क्यों दे रहे हैं? फिर मैंने कहा कि थोड़े समय बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह उपाधि नहीं है, ये क्या है? ये सम्मान है, ये ऑनर है। और मसानी साहब भी यही तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को सरकार चाहेगी को सम्मानित करे, सम्मान प्रदान करे। सम्मान कैसा? जो उपाधि ना हो, क्योंकि उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया, प्रसिद्धि हासिल की है, उन लोगों को सम्मानित करना चाहेगी सरकार। तो सम्मानित करना अलग चीज है, उपाधि देना अलग चीज है। मसानी साहब ऐसा कह रहे हैं। क्या खेल है यार, कितना गजब का खेल है, कितने शब्दों का इस्तेमाल जबरदस्त किया जा रहा है। यह सब समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों को एक टॉपिक से हटकर दूसरी बात करना चाहता हूं। मेरे यूट्यूब के साथी भी जरा सुनिएगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 60 अगर आपने पढ़ रखा है तो राष्ट्रपति की शपथ अगर आपने पढ़ रखी है, शपथ के प्रारूप को अगर आपने देख रखा है तो उसमें शपथ के प्रारूप में 3 शब्द आते हैं। एक प्रोटेक्शन आता है, एक प्रिजर्वेशन आता है, एक डिफेंस आता है। मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान का संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा। प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, डिफेंस, हमको ये सब शब्द एक जैसे लगते हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ अलग अलग है। मसानी साहब कह रहे हैं कि सम्मान दिया जा सकता, उपाधि नहीं दी जा सकती। कभी हमने सोचा ही नहीं इस विषय पर। ये सारी बातें संविधान सभा की बहस समझने से ही समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। फिर मसानी साहब कह रहे हैं, श्रीमान मैं समझता हूं कि सभा इस सिद्धांत का समर्थन करेगी क्योंकि केवल पराधीन देशों में नहीं वरन स्वतंत्र कहे जाने वाले देशों में भी यह देखा गया है कि उपाधियां लेने वाले और उपाधियां देने वाले दोनों के लिए खतरनाक और दुराचरण का कारण बन जाती है। मसानी साहब कह रहे हैं कि उपाधियों का अंत इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार देखा गया कि उपाधियां लेने वाले और उपाधियां देने वाले दोनों भ्रष्ट होते हैं। उपाधियां लेने वालों और देने वालों दोनों के लिए खतरनाक और दुराचरण का कारण बन जाती है, मसानी साहब कह रहे हैं। इसलिए उपाधियों का क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। क्या बात कही है।
फिर श्री प्रकाश जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो कहता है कि मेरा जो संशोधन है, मैं जो रखना चाह रहा था, उनका नाम पुकारा गया, तो वो कह रहा है कि मैं जो संशोधन रखना चाह रहा था वो मेरे संशोधन मसानी साहब के वक्तव्य में आ गया, इसलिए मैं मेरा संशोधन नहीं रख रहा हूं। फिर हरि विष्णु कामत साहब का नाम पुकारा जाता है कि आपने भी तो संशोधन के लिए कहा है, तो हरि विष्णु कामत खड़े होते हैं और वो कह रहे हैं मेरा संशोधन भी मसानी साहब के साथ आ जाता है, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं। फिर के संतानम का नाम पुकारा जाता है, तो के संतानम कह रहे हैं कि मेरा संशोधन भी मसानी साहब के साथ आ जाता है, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं। फिर आर के सिद्धवा साहब आते हैं और आर के सिद्धवा साहब क्या कह रहे हैं, हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का नेहरू स्टडी सेंटर और राजनीति विज्ञान विभाग ये कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, ठीक है, और हमारा विश्वविद्यालय उपाधियां देता है। आप भी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको भी तो बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, पीएचडी की डिग्री मिली होगी ना, ऑब्वियसली चर्चा आ रही है विश्वविद्यालय की। आर के सिद्धवा साहब कह रहे हैं भैया आप कह रहे हो कि उपाधियों का अंत किया जा रहा है, तो फिर ये जो विश्वविद्यालय और जो शैक्षणिक संस्थान जो उपाधि देते हैं उनका क्या होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन अगर हमारे वीडियोस में देखे हैं और जब भी मैं चर्चा करता हूं तब मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि विश्वविद्यालय जो उपाधियां देता है उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ऐसा मैंने आप लोगों से अक्सर बातचीत करते हुए कहा होगा। आपको लगा होगा कि यार सर गजब है, सर कहां से लेके आ जाते हैं, विश्वविद्यालय की उपाधियां दे सकते हैं वो नहीं दे सकते। अरे सर क्या खाक गजब है, सर ने यहीं से तो उठाया सारी बातें, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। आर के सिद्धवा साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। क्यों राम गोपाल जी सही कह रहा हूं ना, तो जरा देखिएगा आर के सिद्धवा साहब क्या कह रहे हैं, मध्य प्रांत और बराड़ से हैं। वो कह रहे हैं श्री मसानी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को दृष्टि में रखते हुए मैं अपने संशोधन को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि मसानी साहब ने इतना बड़ा संशोधन रख दिया कि अब हमको रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि विश्वविद्यालय संबंधी डिग्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपाधि यूनियन के द्वारा नहीं दी जाएगी। आपने लिखा कि यूनियन द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, मेरा संशोधन यह है कि इतना लिख दो कि विश्वविद्यालय डिग्री दे सकेगा, बाकी सारी उपाधियों पर रोक लगा दी जाए। आया कुछ समझ में? कितना महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी बातें जानना जरूरी है। तो मेरी एक बहन अमिता पाल, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। सेठ गोविंद दास जी जो कि मध्य प्रांत से हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अध्यक्ष जी आगे की उपाधियां, अरे वाह 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 वाह, सेठ गोविंद दास जी ने बड़ी गजब की बात कही। आप मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको पहले समझा देता हूं, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। भाई आप एक प्रावधान करने जा रहे हो कि सभी प्रकार की उपाधियों का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है। राज्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधियां नहीं देगा, यह बात समझ में आ गई। भाई एजुकेशन से संबंधित उपाधियां दी जा सकेगी, सम्मान दिया जा सकेगा, लेकिन राज्य आगे से कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक, पता है सेठ गोविंद दास जी ने क्या प्रश्न उठाया? पता है सेठ गोविंद दास जी ने प्रश्न उठाया कि भाई साहब जो पहले से उपाधियां दे रखी उसका क्या होगा? क्या बात है यार, मतलब क्या लोग थे वो कि जिनको पहले से उपाधियां मिल गई है उनका क्या होगा? आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख रहे हो कि राज्य किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं देगा, मत दो, पर जिनको मिल गई है उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? क्या प्रश्न उठाए, क्या लोग थे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं साथियों, देवदूत से कम नहीं थे हमारे संविधान सभा के लोग, एक से बढ़कर एक लोग थे। आपके मस्तिष्क में भी ये विचार नहीं आया होगा ना कि भी पहले का क्या होगा, लेकिन उन्होंने प्रश्न उठा लिया। मतलब बहुत मेहनत करके वो संविधान का निर्माण किए। क्यों यूट्यूब के साथियों, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना कि जो पहले की जो उपाधियां उनका क्या होगा? सेठ गोविंद दास जी ने यह प्रश्न उठाया। वो कह रहे हैं लेकिन जिन लोगों के पास उपाधियां मौजूद है उनका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा कालिया? जिनको ऑलरेडी उपाधियां दी जा चुकी है उनका क्या होगा? ये तो प्रावधान ही नहीं किया। ये सेठ गोविंद दास जी ने प्रश्न उठाया है। मैं चाहता हूं कि जो उपाधि इन लोगों के पास है वह भी वापस ले ली जाए। सेठ गोविंद दास जी कह रहे हैं कि जिनको पहले से उपाधियां दी थी ना, कोई सर है ना, कोई नाइटहुड है ना, कोई राय बहादुर है ना, कोई राय साहब है ना, पता नहीं क्या क्या है, जिनको मिल गई उनको तो मजा आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिनको उपाधियां मिल गई उनसे भी वापस ले लो, ऐसा सेठ गोविंद दास जी कह रहे हैं। अब श्री बालकृष्ण शर्मा जी हैं जो यूपी से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो गजब की बात कह रहे हैं। वो क्या कह सकते हैं? वो कह रहे नहीं साहब उपाधियां तो होनी चाहिए। श्री बालकृष्ण शर्मा जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मैं इस उपधारा का विरोध करता हूं। वो क्या कह रहे हैं? मैं तो इसका विरोध करता हूं। कौन सी धारा का?
उपाधियों का अंत किया जाएगा, इसका मैं विरोध करता हूं। क्यों? इसमें जो कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में किसी प्रकार की पदवी या उपाधि कुछ प्रदान नहीं की जाएगी, मैं इसको अपने देश की परिपाटी के विपरीत मानता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। यानी संविधान सभा में भांति भांति के लोग थे, उनके क्या लॉजिक है जरा देखिएगा। वो क्या कह रहे हैं, हमने इस देश में समय समय पर अपनी विभूतियों को अपनी ओर से अनेकानेक प्रकार से विभूषित करने का प्रयास किया। किसी को हमने आचार्य कहा है, सुनिए बालकृष्ण शर्मा जी क्या कह रहे हैं, किसी को हमने आचार्य कहा है, किसी को हमने देश रत्न कहा है, और फिर वो कह रहे हैं किसी को हमने महात्मा कहा है, महात्मा गांधी जी को हमने महात्मा कहा है। ये उपाधियां कैसे खत्म कर दोगे आप? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं, जो कि यूपी से आते हैं। क्या गजब की बात कही है। मसानी महोदय और दूसरे मित्रों ने जो इसके विपरीत बातें कही हैं, उसके पीछे एक कारण है। वर्तमान की जनतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक डेमोक्रेटिक भावना से विवश होकर उन्होंने कहा है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई उपाधि या पदवी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि हमारे स्वतंत्र भारत में हमारे देश के कुछ आदमी ऐसा कार्य करते हैं कि हम उनका सम्मान करें, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने देशवासियों की ओर से ऐसे महापुरुषों को राष्ट्रीय उपाधि से क्यों नहीं विभूषित करें। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे कि कुछ लोग अच्छा काम करेंगे तो हम उनको उपाधियां देंगे, आप उपाधियों का अंत क्यों करना चाहते हो? तर्क है उनके। लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। अब श्री प्रकाश आ रहे हैं। श्री प्रकाश ये आ रहे हैं, ये बोलेंगे भाषण अपना। अध्यक्ष महोदय, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा पहले माइक के पास आओ यार, आवाज ही नहीं आ रही है। लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री प्रकाश जी बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय ने टोक कर कहा, अध्यक्ष महोदय ने वक्ता को इस समय ध्वनि वर्धक यंत्र पर आने को कहा। वो बोले अध्यक्ष महोदय, तो अध्यक्ष महोदय बोले पहले माइक के पास आ जाओ। समझ रहे ना आप? फिर वो बोल रहे हैं, यदि सदस्य गण जो कुछ उनका कहना है केवल उसे ही नहीं वरन इस प्रकार कहना है, ये केवल समझ लें तो इस हॉल का ध्वनि विस्तार पूर्ण है। वो गजब की बात कह रहे हैं, मजाक करी उन्होंने। श्री प्रकाश जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं भाई साहब पहले माइक के पास आकर बोलो। तो वो भी बोल रहे हैं क्या? श्री प्रकाश ने भी वापस मजाक किया कि भाई साहब जो सदस्य ने बोला है, कौन बोलकर गए? बालकृष्ण शर्मा जी, कि जो कुछ बोला है सुनिए, यदि सदस्यगण जो कुछ उनका कहना है केवल उससे ही नहीं वरन इस प्रकार कहना है, यह केवल समझ ले तो इस हॉल का ध्वनि विस्तार पूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ कहकर सदस्य महोदय गए हैं, उन्हें अगर कहने का तरीका क्या है यही पता नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये जो बिना मैं माइक के बोल रहा हूं यही ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं इसके बाद में, करतल ध्वनि यानी तालियां बजी। क्यों बजी होगी तालियां? दूसरा सुनो ना। श्रीमान जी, मेरे आदरणीय मित्र पंडित बालकृष्ण शर्मा पूर्णतया विषय से बहक गए हैं, पूर्णतया विषय से बहक गए हैं। तो लोग कहते हैं वाह 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 वाह, 2 बार बोले वाह वाह। वे कहते हैं उपाधियों का मिटाना हमारे देश के परंपरागत इतिहास के विरुद्ध है और हम ऐसी उपाधियों के शौकीन हैं। श्री प्रकाश कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बालकृष्ण शर्मा जी तो अपने मुद्दे से ही बहक गए। वो कह रहे हैं कि उपाधियां तो हमारे परंपराओं के अनुकूल है। वो कह रहे हैं हम तो उपाधियों के शौकीन हैं। कमाल करते हो भाई, उपाधियों के शौकीन है। वे शायद ये भूल जाते हैं कि हम एक मौलिक अधिकार नहीं मान रहे हैं कि किसी व्यक्ति को गैर सरकारी तौर पर उपाधि या सम्मान नहीं दिया जा सकेगा। हमारा ऐतराज तो यह है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। अरे बालकृष्ण शर्मा जी, आप बहक गए यार। अरे किसने रोका कोई उपाधि देने से? हम तो कह रहे हैं राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। आप अपने घर पर कहो ये मेरी श्रीमती जो है वो महान है, तो कौन रोकेगा आपको? आप श्रीमती जी को महान कहो, महान से महानतम को, कौन रोकेगा आपको? मैं तो कह रहा हूं राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। आप अपनी श्रीमती जी को देवी जी कहें, आपकी श्रीमती जी पता नहीं आपके लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग करें, तो करो ना आप अपने घर पर। हम तो ये कह रहे राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे रहा है। और बालकृष्ण शर्मा जी विषय से बहक गए, कहां से कहां ले जा रहे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, श्री प्रकाश कह रहे हैं। हमारा ऐतराज तो यह है कि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। वाह वाह, सबने कहा वाह वाह, क्या बात कही है। और वाकई में बात तो जबरदस्त कही है भाई। आपको भी तो अच्छा लगा होगा ना कि ये तो एंगल हमने सोचा ही नहीं।
कह रहे हैं कि राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। अब देखिए, जैसे आप अपने गली में जैसे आपके 10-15 मित्र हैं, आप अपने 10-15 मित्र को सचिन तेंदुलकर कहो, आप अपने 10-15 मित्र मिलकर अपने किसी मित्र को नेताजी को, अक्सर कहते हैं आओ नेताजी आओ, तो आपने उनको उपाधि दे दी, तो आपको कौन रोकता है भाई? आप उनको कहो कि साहब आप तो मास्टर ब्लास्टर हैं, आप उनको सुपरमैन कहिए, आप उसको पुष्पा कहिए, आपको जो मर्जी कहिए ना, कौन रोकता है? आप उनको ट्रिपल आर कहिए, कौन रोकता है? आप उनको सिंघम कहिए, आप उनको लेडी सिंघम कहिए, आप उनको लिटिल सिंघम कहिए, कौन रोकता है? बात चल रही है किसकी? राज्य उपाधियां नहीं देगा। क्यों मेरे यूट्यूब के साथियों, बिल्कुल मजा आया ना? राज्य किसी प्रकार की उपाधियां नहीं देगा। मेरे कई सारे मित्र हैं, उनमें से एक मित्र को मैं कहता हूं, जब भी उनका फोन आता है तो मैं कहता हूं हाँ सीएम साहब बोलिए। आसपास के लोग, अरे सीएम का फोन है क्या? अरे भाई सीएम का फोन नहीं है, ये जो मेरा मित्र है मैं उसको सीएम ही बोलता हूं, तो मेरी मर्जी है, मैं सीएम बोलूं पीएम बोलूं, मैं कल ये भी कह सकता हूं हाँ मोदी जी बोलिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं राज्य थोड़ी हूं, राज्य उपाधियां नहीं देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये बहस का राज है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आगे वो क्या बोल रहे हैं? आप समस्त जनता की मुक्ति देने वाले गांधी जी को महात्मा गांधी कहकर नैसर्गिक सम्मान करने से कौन रोक रहा है आपको? आप गांधी जी को महात्मा गांधी कहिए, आपको किसने रोका भैया? सरकार उस उपाधि को स्वीकार करने से इनकार करती है, वह उस महान व्यक्ति को एक दीर्घकालीन कारावास में रखती है, पर जनता उसको महात्मा गांधी कहकर पुकारती है। वो कह रहे हैं श्री प्रकाश कि महात्मा गांधी को जनता ने महात्मा कहा, सरकार ने उसको गिरफ्तार कर दिया, सरकार को इस महात्मा नाम से चिढ़ है, क्या फर्क पड़ा? महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी ही रहे। सरकार उनको गालियां देती है, उस महान व्यक्ति को कैद में रखती है, लेकिन जनता उससे प्यार करती है, जनता उसे महात्मा कहती है। तो जनता की बात थोड़ी हो रही है, राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्या बात है यार, जान ले ली इन्होंने तो। वो कह रहे हैं इन दोनों उपाधियों में बड़ा अंतर है, जनता के द्वारा दी जाने वाली उपाधि और सरकार के राज्य के द्वारा दी जाने वाली उपाधि, दोनों में अंतर है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इन दोनों उपाधियों में यह अंतर है, नैसर्गिक उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस उपाधि से परेशान होता है। वो कह रहा है कि जैसे महात्मा गांधी को हमने महात्मा कहा तो गांधी जी खुद परेशान हो रहे कि भाई मुझे महात्मा मत कहो, लेकिन जिनको सरकारी उपाधि मिलती है वो चाहता है कि सरकार मुझे इस प्रकार की उपाधियां दे। एक जिसको जनता उपाधि देती है वो आदमी परेशान हो रहा है कि नहीं 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 मुझे नेताजी मत को यार, मुझे महात्मा मत को। और एक व्यक्ति जिसको सरकार की उपाधि की लालसा होती है वो तो चाहता है कि मुझे उपाधि दी जाए। दोनों उपाधियों में बड़ा अंतर है, ऐसा श्री प्रकाश कहना चाह रहे हैं। राज्य की ओर से मिलने वाले उस उपाधि भार से हमें मुक्त किया जाए और इस विशिष्टता प्राप्ति के लिए हम अधिकारियों की खुशामद करें, इस बला से हमारा पिंड छुड़ाया जाए। वो कह रहे हैं कि सरकार की उपाधियां लेने के लिए लोग ललायत रहते हैं, ये जो भेदभाव है ये क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। क्या बात कही है। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, यह वाक्यांश राज्य को भी किसी नागरिक को उचित सम्मान प्रदान करने से नहीं रोकता। वाह, अब जरा सोचिएगा कि 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने जब भारत रत्न पर रोक लगाई और उसके बाद में रोक हटाई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत रत्न उपाधि नहीं है, ये क्या है, सम्मान है। यहां क्या कह रहे हैं श्री प्रकाश? वो कह रहे हैं श्रीमान मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वाक्यांश राज्य को भी किसी नागरिक का उचित सम्मान प्रदान करने से नहीं रोकता है। अरे सम्मान कर सकते हो, समाज में जो सेवा करेगा सरकार उनका सम्मान करेगी, सम्मान करने से नहीं रोकता। खाली क्या रोकता है? उपाधियां देने से रोकता है। क्या बात को समझ रहे हैं? क्या खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है यार, क्या लोगों ने बातें रखी, मतलब मजा आ रहा है आज मुझे तो। आपको कैसा लग रहा है? चाय पी लेता हूं, और वर्चुअल चाय आप भी ले लीजिएगा। घुट आया? हाँ, वर्चुअल तो महसूस कीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा यदि किसी नागरिक ने कोई खास अच्छा काम किया है और राज्य उसे सम्मानित करना चाहता है तो ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनसे राज्य उसे नागरिक को क्या कर सकता है, सम्मानित कर सकता है। क्या गजब की बातें कही है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कितनी सुंदर सी बातें वो कह रहे हैं। और इसके बाद में आर.वी. दुलेकर साहब बोले। कौन दुलेकर साहब? जो हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानता है उसे संविधान सभा का सदस्य बनने का कोई हक नहीं है, और बेहतर तो होगा कि संविधान सभा से चला जाए। वही दुलेकर साहब। अब तो ये दिमाग में बैठ गया होगा ना सेंटेंस। कब का है? 10 दिसंबर 1946 का है।
फिर दुलेकर साहब बोलते हैं, अध्यक्ष जी मुझे बहुत दुख है कि मेरे मित्र श्री बालकृष्ण शर्मा ने भारतीय सभ्यता की परंपरा के विरुद्ध कुछ ऐसी लांछन युक्त बातें कही जिनकी कभी भी उनसे आशा नहीं की जा सकती थी। प्राचीन काल में यहां की राज्य सत्ता के अधिकारी साधुओं और संतों को अपने शासन के बार समझते रहे हैं, और यदि हमारे पंडित जी ने प्राचीन ग्रंथ देखे होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान हुआ करते थे वह कभी भी राज सत्ता के शासन की मर्यादा के बाहर हुआ करते थे। उन्होंने फिर अपनी बात कही दुलेकर साहब ने, क्योंकि वो भी बहुत जबरदस्त जानकार थे। इसके बाद में एचवी कामत साहब खड़े हुए और वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय मैं अपने माननीय मित्र सेठ गोविंद दास जी का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गोविंद दास जी ने कौन सी बात रखी भाई? गोविंद दास जी ने ऐसी कौन सी बात रखी जिसका समर्थन करना जरूरी था, बताओ? गोविंद दास जी ने कहा, क्या कहा? कि जिनको पहले से उपाधियां मिल गई है उनका क्या होगा? तो एचवी कामत साहब के मेरे भी मस्तिष्क में यही प्रश्न है, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। फिर एचवी कामत साहब कह रहे हैं, मैं अपने माननीय मित्र सेठ गोविंद दास जी का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं, सुन लीजिए, और प्रार्थना करता हूं कि सब उपाधियां जो कि विदेशी सरकार द्वारा, विदेशी साम्राज्यवादी सरकार द्वारा दी गई है, स्वतंत्र भारतीय संघ की शुभ स्थापना पर सब समाप्त कर दी जाए। क्या घोषणा करी है? एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि सेठ गोविंद दास जी ने जो बात कही है उनका तो मैं समर्थन करता हूं, और जैसे ही भारत आजाद हो उस आजादी के साथ ही विदेशी सरकार ने जो भी उपाधियां दी वो उसी दिन क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो पहले की उपाधियां समाप्त हो जाएगी और आगे से राज्य किसी प्रकार की कोई उपाधि देगा नहीं। आई बात समझ में? कितना अच्छा मतलब जवाब है ये। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब एक प्रस्ताव रखते हैं। क्या कह रहे हैं? अब मैं चाहता हूं यार बहस बंद करो, मैं बहस बंद करने का प्रस्ताव रख रहा हूं, सरदार पटेल साहब कह रहे हैं। तो श्री प्रकाश फिर खड़े हो गए। श्री प्रकाश खड़े होकर कहे, यदि सेठ गोविंद दास का संशोधन स्वीकार किया गया तो क्या जबलपुर में उनके महल का नाम भी बदल जाएगा? सेठ गोविंद दास जी का कोई महल है जबलपुर में, तो उन्होंने कहा कि भाई सभी प्रकार की उपाधियां समाप्त कर दी जाए जो पहले के दी हुई है। तो क्या सेठ साहब का खुद का जो बंगला है उसका नाम भी चेंज हो जाएगा? ऐसा कह रहे हैं कि जबलपुर में उनका महल का जो नाम है वो भी बदल जाएगा क्या? ऐसा कह रहे हैं। तो उनके महल का कोई नाम होगा? जैसे मेरे घर का नाम क्या है? आइडिया है? क्या है बताओ? संविधान। संविधान, मेरे घर का नाम संविधान ही है। चलिए आगे चलते हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे, अरे चिंता मत करो, इसे हम लोग बाद में कर लेंगे। मतलब उनके मकान का जो नाम है वो हम लोग चेंज कर लेंगे। हंसते हुए कहते हैं, अरे चिंता मत करो, हम उसे बाद में कर लेंगे। फिर सिद्धवा साहब, आर के सिद्धवा जी अंग्रेजी में बोलते हैं, एक वैधानिक प्रश्न है श्रीमान, क्या मैं ये जान सकता हूं कि हम इस खंड को पहले की उपाधियों पर भी लागू कर सकते हैं? अब वो कह रहे हैं सिद्धवा साहब कि क्या हम इस खंड को पहले की उपाधियों पर भी लागू कर सकते हैं? ये मेरा एक वैधानिक प्रश्न है, ऐसा वो सिद्धवा साहब कह रहे हैं। अब अध्यक्ष बोल रहे हैं ये प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इस संदर्भ में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया। इस संदर्भ में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया, केवल खाली बात कही गई है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। अब आएंगे सरदार पटेल सबका प्रश्नों का जवाब देने के लिए। क्या दे रहे जवाब जरा देखिएगा। अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, श्रीमान जी, जिन व्यक्तियों के पास त्यागने के लिए उपाधियां नहीं है उन पर यह खंड लागू हो या ना हो, इस विवाद में मैं कोई कारण नहीं पाता हूं। मैं प्रस्ताव को जैसा है कुछ संशोधनों को स्वीकार करने के बाद इसको मैं स्वीकार करता हूं। यह प्रस्ताव का वर्तमान स्वरूप है। अतीत की घटनाओं पर बहस करने के बजाय यदि सभा इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो यह स्वयं लागू हो जाएगा और हमें इसकी जरूरत ना रह जाएगी कि हम बीती हुई घटनाओं की बहस में जाएं और इस बात की कोशिश करें कि प्रस्ताव पहले पाई हुई उपाधियों पर भी लागू हो। सरदार पटेल भाई साहब चलते हैं बुलडोजर की भांति। क्या कह रहे हैं? क्या 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 बहस कर रहे हैं? पहले की उपाधियां का अंत कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। वो कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूं ये जो मैंने रखा है इसको आप ऐसे ही पारित कर दीजिए और अतीत में क्या वो सब कुछ चीज भूल जाइए। अतीत में जो हुआ उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। सरदार पटेल मतलब समझ गए आप? झुकेगा नहीं। चलिए, ये सब होते हुए भी बहुत सी उपाधियां विगत 1 या 2 वर्षों में वापस कर दी गई है
और वे अपना महत्व खो चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी उपाधियां दी गई है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन सारी उपाधियों को वापस दे दिया गया। आप लोग जानते हैं, ये सब 1947 की बात कर रहा हूं मैं, जब देश आजाद होना बाकी है। आप लोगों को मालूम होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारी उपाधियां दे दी गई। आप लोग जानते हैं उससे पहले गांधी जी ने भी अपनी सर नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी उपाधियां दे दी गई है, इसलिए इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो संविधान हम बना रहे हैं वो भविष्य के लिए है, ना कि भूतकाल के लिए। लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे हैं कि जो संविधान हम बना रहे हैं वो भविष्य के लिए, ना कि भूतकाल के लिए। इसका मतलब जो पहले की उपाधि दी गई है उस पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वही पुरानी ढंग और मनोवृत्ति रखते हैं, क्योंकि अतीत से जो कुछ हुआ उसके कारण वह सदा अतीत को ही सोचा करते हैं। इस विषय को बढ़ाना अनावश्यक है। संभव है कि इससे हम ऐसी मनोवृत्ति का परिचय देंगे जिस पर कुछ लोग आक्रोश करेंगे, और कुछ लोग इसका यह भी अर्थ लगा सकते हैं कि यह मनोवृत्ति हमारी द्वेषपूर्ण भावना का एक चिन्ह है। वाह! सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि पुराने जो चीजें हो चुकी है उस पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं संविधान सभा में कुछ मेंबर ऐसे थे जिनके पास उपाधियां थी। ध्यान से सुनना। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, अगर हम इस पर विचार करेंगे और हम ये कहेंगे कि उपाधियों का अंत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, जो पहले की उपाधियां दी गई है उसका भी अंत कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो साथ वाले जो मेंबर है उनको लगेगा कि हम उनके प्रति द्वेष रख रहे हैं। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल भाषण देते हुए कह रहे हैं। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि जन समुदाय ने जो उपाधियां दी है उस संदर्भ में तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सब बातें राज्य के संदर्भ में। महात्मा गांधी को महात्मा पुकारे, ये तो जन समुदाय ने कहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्य क्या करेगा या राज्य को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हम कानून बना रहे हैं या बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ना कि इसके लिए जन समुदाय क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। अरे वाह! सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जन समुदाय किसको कोई उपाधि देता तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम तो ये कानून बना रहे हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए और राज्य क्या करेगा, ना कि हम ये कानून बना रहे हैं कि जन समुदाय को क्या करना चाहिए या जन समुदाय क्या करेगा। जन समुदाय जिसको चाहे जो उपाधि दे उससे हमको क्या मतलब है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने अथवा अपने दल को संगठित करने या अनुचित साधनों से शक्ति प्राप्त करने हेतु मनुष्य का चरित्र दूषित करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर सी बात उन्होंने कही और इसके बाद में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। लीजिए भाई, उपाधियों से संबंधित जो मुद्दा था, आज का एक विशेष मुद्दा, उस पर जो बहस हुई उस बहस को मैंने आपके सामने रखा। अब मेरे हिसाब से टाइटल्स यानी अनुच्छेद 18 जो है, इस संदर्भ में आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया गया। इसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा हो रही है और वो उसका जो नाम है वो है खंड 8। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। तो जो खंड 8 है उसी को आजकल हम लोग अनुच्छेद 19 के नाम से जानते हैं। तो खंड 8 में कौन कौन सी स्वतंत्रता है जरा देखिएगा मेरे भाई, देखिएगा, यूट्यूब वाले बड़ा ढंग से देखिएगा। क्या कह रहे हैं, हर नागरिक को भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। नंबर 2, नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मिलित होने का अधिकार। ठीक। नंबर 3, नागरिकों को सम्मेलन या संगठन बनाने का अधिकार। नंबर 4, प्रत्येक नागरिक को समस्त यूनियन में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का अधिकार। फिर प्रत्येक नागरिक को यूनियन के किसी भाग में रहने, बसने, जायदाद प्राप्त करने और किसी व्यापार, व्यवसाय, कारोबार या पेशे को चलाने का अधिकार। कुछ समझ में आया आप लोगों को? आज के दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दी गई। लेकिन आप जो देख पा रहे हैं उसमें देखिएगा, मैं वापस बोल रहा हूं, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इनिशियल स्टेज में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो 5वीं जो स्वतंत्रता है, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक नागरिक को किसी भी भाग में रहने, बसने, जायदाद प्राप्त करने का अधिकार है। तो रहने और बसने की स्वतंत्रता आज भी उल्लेखित है। जायदाद यानी संपत्ति अर्जित करने, यानी एक ही स्वतंत्रता में 3 स्वतंत्रता इंक्लूड है। रहने, बसने, जायदाद प्राप्त करने,
किसी व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। आप लोग जानते हैं कि आज ये तीनों स्वतंत्रता अलग अलग है। रहने या बसने की स्वतंत्रता अलग है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता अलग है, व्यापार करने की स्वतंत्रता अलग है। जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब लाया गया तब 5 थी और 5वें में ही 3 स्वतंत्रताएं शामिल थी। रहने बसने 1, जायदाद 2 और तीसरा व्यापार करने। आया कुछ समझ में? ये सब बातें मालूम होना चाहिए कि यार संविधान किस तरह से आगे बढ़ा। फिर वो इन स्वतंत्रताओं पर रोक कैसे लगाई जाए। आप लोग जानते हैं ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 1 जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, वहीं अनुच्छेद 19 2 से लगाकर अनुच्छेद 19 6 तक उन स्वतंत्रताओं पर कैसे रोक लगाई जाए इस संदर्भ में प्रावधानों का भी उल्लेख करता है। याद है आपको? स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है, उस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 19 2 में है। याद है? अगर देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता, देश में लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिक सद्भाव को अगर नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। अगर अपराधों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आगे सरदार पटेल साहब कह रहे हैं कि यदि सार्वजनिक हित के लिए, जिसमें अल्पसंख्यक समूह और कबीलों के अधिकार की रक्षा शामिल है, अगर उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। यानी इनिशियल स्टेज में जब स्वतंत्रताओं पर रोक की बात आई तो किस आधार पर रोक लगेगी? पब्लिक इंटरेस्ट में रोक लगाई जा सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए और कबीलों यानी जो ट्राइब्स है उनके अधिकारों को अगर नुकसान पहुंचता है तब इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। इनिशियल स्टेज में यह प्रावधान किया गया। इसके बाद में उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। फिर अध्यक्ष साहब अजीत प्रसाद जैन साहब को बुलाते हैं भाषण बोलने के लिए। अजीत प्रसाद जैन बोलते हैं कि मैं एक संशोधन की मैंने सूचना दी, लेकिन मैं अब इस संदर्भ में कोई संशोधन नहीं रखना चाहता। इसके बाद में राय बहादुर श्यामानंदन सहाय का नाम पुकारा जाता है। वो भी कुछ बात अपनी इस संदर्भ में रखते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आपने ये इस अनुच्छेद में ये बात लिखा है कि कई अपवाद स्वरूप स्थितियां या जो विप्लवकारी स्थितियां हैं तब आएगी तब इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये विप्लवकारी जो शब्द है इसको तो आपने परिभाषित किया ही नहीं है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता, कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है, ऐसी वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में सोमनाथ लाहिरी जी जो है वो भी बात कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो सोमनाथ लाहिरी जी जो है वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो स्वतंत्रता दी है उसमें आप एक स्वतंत्रता और जोड़ दीजिए, प्रेस संबंधी स्वतंत्रता। देखिए आप, प्रेस संबंधी स्वतंत्रता की भी गारंटी दी जाए और साथ ही साथ एक और भी बात लिखी जाए कि प्रेस पर सेंसर नहीं लगाया जाएगा और ना ही उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। वाह, वो गजब की बात कह रहे हैं। एक तो प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए, ऐसा लिख दीजिए, और प्रेस के ऊपर किसी भी प्रकार का सेंसर नहीं लगाया जाएगा, इसका भी उल्लेख किया जाए। सोमनाथ लाहिरी जी ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद में आर के सिद्धवा जी बोलते हैं कि मुझे सर इस पर आपत्ति है, यदि मिस्टर लाहिरी को अभी सब संशोधनों को पेश करने की आज्ञा होती है तो ऐसे अवसर पर अन्य सदस्यों को भी ये आज्ञा देनी पड़ेगी। आप सोमनाथ लाहिरी जी जो संशोधन रखना चाहते हैं, एक साथ सारे संशोधन रखने की परमिशन देते हो और बाकी वालों को एक एक करके संशोधन रखने की परमिशन देते हो, ये तो बात ठीक नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में सोमनाथ लाहिरी जी का भाषण कंटिन्यू रहता है और वो लगातार अपनी बात को कहना चाहते हैं और नई नई स्वतंत्रताओं को जोड़ने का वो उल्लेख कर रहे हैं। इसके बाद में वो एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं और फिर सुनिएगा संविधान की खूबसूरती। वो कह रहे हैं कि साहब इन स्वतंत्रताओं पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, उस पर आपने एक शब्द लिख रखा है कि सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन, यानी भारत सरकार की सिक्योरिटी को अगर खतरा पहुंचता है तो स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाएगी। सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन जो शब्द है उसकी जगह पर आप डिफेंस ऑफ द यूनियन शब्द लिख दीजिए। सिक्योरिटी शब्द हटा दीजिए, उसकी जगह डिफेंस लिख दीजिए। अब आपको खूबसूरती समझ में आएगी कि सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है और डिफेंस का क्या मतलब होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब खंड 8 रखा तो उन्होंने रखा कि भाई इन स्वतंत्रता पर रोक इस आधार पर लगाई जा सकती है। किस आधार पर? सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन। अगर यूनियन की सिक्योरिटी को खतरा हो तो इसकी जगह पर यह कह रहा है कि नहीं साहब सिक्योरिटी हटा दीजिए, उसकी जगह डिफेंस लिख दीजिए। सरदार पटेल अभी जवाब देंगे कि सिक्योरिटी और डिफेंस में अंतर क्या है।
ऐसी बातें सोमनाथ लाहिरी जी ने कही, ये सब बातें चल रही है। इसके बाद में सोमनाथ लाहिरी जी ने जो बात रखी उसका आर के सिद्धवा जी आलोचना कर रहे हैं। अच्छा, फीडबैक लिंक दे दीजिए, फीडबैक लिंक दे दीजिए। फीडबैक लिंक आपको आ रहा है और तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि अपना वर्कशॉप आज की जो कार्यशाला है वो चलती रहेगी, तब तक ये फीडबैक लिंक जिंदा रहेगा। बार बार इस फीडबैक लिंक को देते रहिएगा। इस साथ खान जी ने 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भी कर दिया, क्या बात है, वेरी नाइस। तो इनको फीडबैक लिंक दे दिया, मिल गया आपको? एक बार जरा यूं करके बताइए। ओके, मिल गया, तो भर देना इसको। आगे बढ़ते हैं। तो आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं कि भाई आप बचाव और सुरक्षा जो शब्द है इनमें बड़ा अंतर है। सिक्योरिटी क्यों लिखा है, डिफेंस क्यों लिखा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा सिद्धवा साहब कह रहे हैं। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब भाषण आएगा तब हम लोग और देखेंगे इस शब्द को। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको जयपाल सिंह जी जो मुंडा साहब है, आप लोग जानते हैं संविधान सभा के पहले सत्र में भी और दूसरे सत्र में भी जयपाल सिंह जी मुंडा संविधान सभा में एक बहुत सक्रिय सदस्य के रूप में है। आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले जयपाल सिंह जी मुंडा साहब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिए। वो कह रहे हैं कि साहब आपने ये लिखा है इसमें कि कबायली जो है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो ट्राइब्स है, जिसे आजकल हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। उस पर जयपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान अध्यक्ष, कल हमारी बैठक समाप्त होने तथा संशोधन उपस्थित करने के लिए आपके द्वारा निर्धारित समय में अधिक अंतर नहीं था। इसलिए यदि पूर्व सूची 2 में 19 नंबर का संशोधन भाषा की दृष्टि से वैसे उत्तम ना हो जैसा किसी कुशल मसविदा बनाने वालों को उसे रखना चाहिए, तो मैं इसके लिए परिषद से क्षमा मांगता हूं। मेरे संशोधन का उद्देश्य हाउस को यह बताने से है कि पृथक तथा आंशिक रूप से पृथक क्षेत्रों में जाने के लिए नियुक्त उप समितियों ने अभी तक अपनी जांच का परिणाम बड़ी सलाहकार समिति के आगे उपस्थित नहीं किया है। हमारे सामने उपस्थित धारा में ऐसी व्यवस्था है जो लाखों आदिवासी जनता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों उप समितियों की, विशेषकर उत्तर पूर्वी कबायली प्रदेशों से या ये कहा जाए कि बंगाल आसाम समूह से संबंध रखने वाले उप समिति की सिफारिशों की जानकारी पर ही इस व्यवस्था को बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ेगा। जब तक हम ये ना जाने कि ये सिफारिशें क्या है, तब तक हमें इस धारा तथा उसकी व्यवस्था पर विचार विमर्श करना अबुद्धिमत्तापूर्ण, अनुचित और समय से पहले की बात जानना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि कबायली क्षेत्रों के संदर्भ में आप जो प्रावधान करने जा रहे हो, अभी सारी रिपोर्ट्स को आने दीजिए। उस रिपोर्ट्स को जब तक नहीं आती है तब तक हम इस पर क्यों विचार विमर्श कर रहे हैं? ऐसा विचार विमर्श करना तो अबुद्धिमत्तापूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारी कमेटियां जो कि कबायली क्षेत्रों के संदर्भ में आपने गठित की है, उनकी रिपोर्ट अभी तक बाकी नहीं आई है। अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है तो उससे पहले इस पर विचार विमर्श करना ठीक नहीं है, ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। और मैंने कहा कि जयपाल सिंह जी मुंडा उन लोगों में से हैं जो संविधान सभा में काफी सक्रिय है। इसके बाद में श्री खुर्शीद लाल का नाम पुकारा जाता है संशोधन के लिए। वो कहता है कि मुझे अपना संशोधन पेश नहीं करना है। इस प्रकार से ये बहस आगे बढ़ रही है। इसके बाद में PS देशमुख साहब जो कि मध्य प्रांत से आते हैं, वो उनका नाम पुकारा जाता है। वो कह रहे हैं, मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं जिसमें तर्क संगत शब्द को निकालने का सुझाव पेश किया गया। आप लोग जानते हैं, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को अगर आपने ढंग से देख रखा है तो अनुच्छेद 19 में जब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं तो उन स्वतंत्रताओं पर क्या क्या रोक लगाई जाएगी उस बात का भी उल्लेख है। और अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो वहां लिखा हुआ है कि तर्क संगत युक्तियां, जो रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस है, उस आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो PS देशमुख साहब कह रहे हैं कि जो तर्क संगत, ये जो रीजनेबल जो शब्द लिखा हुआ है, इसको आप हटा दीजिए, ऐसा PS देशमुख साहब कहना चाह रहे हैं। क्योंकि तर्क संगत शब्द क्या है, इसका सरकारों के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है। फिर सोमनाथ लाहिरी जी फिर वापस खड़े होते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कबायली लोगों के विशेष संरक्षण के संदर्भ में जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने जो कहा, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। ये लोग दलित और पिछड़े हुए हैं और इनकी रक्षा के लिए विशेष नियम होना जरूरी है, जैसा कि जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं, ऐसा सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं। फिर RK चौधरी साहब खड़े होते हैं जो कि आसाम से हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और
अगर संशोधन स्वीकार कर लिया तो यह अविवेकपूर्ण होगा, ऐसा आर के चौधरी साहब कह रहे हैं, जो कि आसाम से आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आर के चौधरी साहब फिर बोलते हैं, मैं इस संदर्भ में भी कहने जा रहा हूं, वो कुछ और बातें कह रहे हैं कि भाई कबायली क्षेत्रों के संदर्भ में कौन कौन सी बातें रखी गई है। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण आता है। नेहरू जी का भाषण मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे भी हमारा जो स्टडी सेंटर है वो उसका नाम ही नेहरू स्टडी सेंटर है। तो वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, मैं मानता हूं कि कुछ मैं उलझन में पड़ गया हूं। क्यों उलझन में पड़ गया हूं? इन संशोधनों की बौछारों के बाद जिनमें से कुछ उपस्थित किए गए हैं, कुछ नहीं किए गए, कुछ वापस लिए गए और कुछ वापस नहीं लिए गए। मैं नहीं कह सकता कि हमारी स्थिति क्या है। इस विषय में अन्य सदस्यों के क्या विचार है मैं ये भी नहीं कह सकता, किंतु जो वाद विवाद चल रहा है उससे मेरे मस्तिष्क में बड़ी गड़बड़ी फैल गई है। जहां तक अनुमान लगा सकता हूं, वर्तमान स्थिति इस प्रकार से है। धारा के 3 नियमों को निकाल दिया गया है और कुछ हल्के परिवर्तन भी कर दिए गए हैं, और तर्क संगत जो शब्द है उसको भी हटा दिया जाए, इस प्रकार के भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। मुझे जान पड़ता है कि एक अन्य विषय में भी भ्रम फैला हुआ है। ऐसा जान पड़ता है जैसे माननीय सदस्य ये भूलते जा रहे हैं कि हम यहां मौलिक अधिकारों पर विचार कर रहे हैं, हम यहां किसी विषय पर कानून नहीं बना रहे हैं। वाह, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई संशोधन रख रहा है, कोई अपने संशोधन वापस ले रहा है। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि हो क्या रहा है। ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ सदस्य ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई हम तो हाथों हाथ कानून ही बना रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे यार, हम तो मौलिक अधिकारों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब मौलिक अधिकार कैसे लागू होंगे उस पर तो भविष्य में जो भारत की संसद बनेगी वो कानून बनाएगी। तो कानून बनाने की जिम्मेदारी तो संसद पर है। तो हम सारी बातें आज ही क्यों लिखना चाह रहे हैं? आज हम कोई सारी बातें लिखकर सबको थोड़ी दे रहे हैं, हम तो खाली एक मोटा मोटा रूप बना रहे हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। उस कानून को देखकर हमारे देश की जो संसद है वो कानून बनाती है। तो देश का जो सर्वोच्च कानून है वो एक रूपरेखा की तरह है, एक मोटा मोटा एक दर्शन है, उसको देखकर अन्य कानून बनाए जाते हैं। तो पंडित नेहरू कह रहे हैं आप यार क्यों सारी बातें यहां पर करना चाह रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि सारी बातें यहीं पर लिख दी जाए? हम तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं, हम कानून थोड़ी बना रहे हैं। कानून बनाने की जिम्मेदारी तो भविष्य की जो संसद है उस पर होगी। तो सारी बातें आप क्यों करना चाह रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं किसी मौलिक अधिकार पर हमें किसी तात्कालीन कठिनाई को ध्यान में न रखकर विचार करना चाहिए, बल्कि यह ध्यान में रखकर करना चाहिए कि उसे हम संविधान का स्थायी अंग बनाना है। वो कह रहे हैं कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर, तत्कालीन समस्या को लेकर क्यों अभी जिद कर रहे हैं? हम तो भविष्य का संविधान बनाना चाह रहे हैं। श्री जयपाल सिंह ने अपना संशोधन उपस्थित तो किया है, पर मेरा अनुमान है कि उसे आगे नहीं बढ़ाया है। जहां तक मेरा संबंध है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, किंतु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि उसका मौलिक अधिकार से क्या संबंध है। मैं इस विषय से पूर्णतः सहमत हूं कि कबायली जाति वालों तथा उनके प्रदेशों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में रूपरेखा तय कर रहे हैं, कोई कानून थोड़ी बना रहे हैं। जैसे उन्होंने ऐसा बोला तो लोगों ने कहा वाह बहुत खूब। और वर्तमान कानूनों को मैं नहीं जानता कि यह कानून क्या है। आगामी कानून व्यवस्था में समय आने पर सारी बातें शामिल कर दी जाएगी। तो जयपाल सिंह जी जो बातें रख रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा वो ऐसी बातें क्यों रख रहे हैं। हम तो मोटी बात तय कर रहे हैं, आगे क्या होगा वो तो आगे तय किया जाएगा जब कानून बनाया जाएगा, ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। इसकी कल्पना मौलिक अधिकार के रूप में करना एक गलत बात होगी। हर बात को मौलिक अधिकारों में जोड़ना एक गलत बात होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक उद्बोधन जो है वो आपके सामने रखा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पंडित नेहरू ने बात रखी। अब आ रहे हैं वल्लभ भाई पटेल, जो मौलिक अधिकारों वाली समिति के अध्यक्ष हैं। जिन लोगों ने जो संशोधन पेश किए उसका क्या देंगे, वो जवाब देंगे। और आप लोग जानते हैं कि अभी बात कही गई कि सिक्योरिटी शब्द को हटा दिया जाए, उसकी जगह डिफेंस शब्द लिख दिया जाए। सोमनाथ लाहिरी ने कहा था ना कि सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन शब्द हटा दीजिए, उसकी जगह डिफेंस ऑफ द यूनियन शब्द लिख दीजिए, ऐसा कहा गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाब दे रहे हैं। अभी श्री लाहिरी का सिक्योरिटी संबंधी संशोधन शेष है। श्री लाहिरी ने संशोधन उपस्थित किया कि सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन की जगह डिफेंस ऑफ द यूनियन शब्द रख दिया जाए। मैं इस संशोधन का जोरदार विरोध करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। मिस्टर लाहिरी की तीव्र बुद्धि है। श्री लाहिरी जानते हैं कि बाह्य रक्षा से आंतरिक रक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। डिफेंस ऑफ द यूनियन
क्यों नहीं रखा जा रहा है? हम सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सिक्योरिटी आंतरिक मामला है, डिफेंस बाह्य मामला है, ऐसा सरदार पटेल कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि बाह्य रक्षा से आंतरिक रक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। फिर भी वे सिक्योरिटी के स्थान पर डिफेंस रखते हैं, जिससे बाह्य रक्षा तो हो जाए पर आंतरिक रक्षा में गोलमाल रहे। क्या बात कही है! अरे भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, तो डिफेंस रखने की कहां जरूरत है भाई? डिफेंस तो दूसरा देश हम पर आक्रमण करेगा उससे संबंधित होता है, तो सिक्योरिटी रखो ना, क्योंकि देश के नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और अगर इन स्वतंत्रता की वजह से देश की सिक्योरिटी का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में इन स्वतंत्रता पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन लिखा जाए, ना कि डिफेंस ऑफ द यूनियन लिखा जाए। और पटेल साहब कह रहे हैं कि लाहिरी जी, आपको पता ही नहीं है कि बाह्य सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मामला इस मामले में क्या है? आंतरिक सुरक्षा। तो अगर हमारी सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन को खतरा पहुंचा, तो हम इन स्वतंत्रता पर क्या लगाएंगे? रोक लगाएंगे। तो डिफेंस ऑफ द यूनियन नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन होना चाहिए। क्या गजब के लोग थे! एक एक शब्द की किस तरह से व्याख्या की। क्यों सुमित प्रकाश जी, ठीक कह रहा हूं? डिफेंस, सिक्योरिटी, क्या क्या शब्द है, इसका खेल समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। हमारी एक बहन रवीना जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सरदार पटेल जयपाल सिंह जी के मुद्दे पर आते हैं। श्री जयपाल सिंह जी को आशंका है कि अभी जिन कानूनों द्वारा कबायली जातियों के लोगों को संरक्षण प्राप्त है, उन्हें हटा दिया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता यह आशंका उन्हें क्यों है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार ने अगर कबायलियों को, ट्राइब्स को कानून बनाकर संरक्षण प्रदान किया है, तो जयपाल सिंह जी को ऐसा क्यों लगता है कि देश के आजाद होने के बाद, देश का नया संविधान बन जाने के बाद उनका यह संरक्षण समाप्त हो जाएगा? इनको यह आशंका क्यों है? मेरी समझ से बाहर है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कह रहे हैं। हम वर्तमान कानूनों को रद्द करने या नए कानून बनाने की कार्रवाई थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा सरदार पटेल कह रहे हैं। इस धारा का संबंध तो मौलिक अधिकारों से है, उन कानूनों से है ही नहीं। तो आप जयपाल सिंह जी क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा क्यों चिंता आपको लग रही है? मेरा तो विचार है कि हमें कबायली जातियों को श्री जयपाल सिंह जी के स्तर पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। वाह! वो कह रहे हैं कि जयपाल सिंह जी जितने पढ़े लिखे व्यक्ति है, हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो अन्य कबायली जो भाई है, हमारे जो अन्य ट्राइब्स जो है, वो भी जयपाल सिंह जी के स्तर तक आए। क्या सोच है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, वो देखिए आप। ताकि 10 वर्ष बाद जब मौलिक अधिकारों पर पुनः विचार हो, तो वे हमारे स्तर तक आ जाए और ट्राइब शब्द को ही हटा दिया जाए। वाह! सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि ट्राइब्स की बात आप करते हैं जयपाल सिंह जी, हमारी तो कोशिश यह है कि सभी आपके स्तर तक आए और 10 वर्ष के बाद तो उससे भी बड़े हमारे स्तर तक आए और ट्राइब शब्द ही हम क्या कर लें? हटा दे, फिर कोई ट्राइब रहे नहीं। क्या लोग थे, क्या लोग थे! ट्राइब के लिए पृथक प्रबंधन करना भारतीय संस्कृति के लिए शोभनीय नहीं है। सरदार पटेल तो उस सोच तक जाते हैं। ट्राइब का क्या अर्थ है? क्या ट्राइब्स का जो कुछ अर्थ लगाया जाता है, और क्या वास्तव में यही उनका मतलब भी है? इसका कुछ मतलब है, और यह बना इसलिए क्योंकि 200 वर्षों से विदेशी शासक उन्हें अलग अलग समूहों में कायम रखना चाहते थे, ताकि उनके रीति रिवाज आदि सभी कुछ भिन्न रहे, जिससे कि विदेशियों को शासन में सुविधा रहे। वाह! सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो गजब की बात कही कि ये ट्राइब्स क्या है। सरदार पटेल कह रहे हैं कि ये ट्राइब्स जो है, अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया और उनको वो वैसे ही रखना चाह रहे थे, इसलिए उनको ट्राइब ट्राइब कहकर उनको अलग हमसे रखा। हमारा प्रयास तो यह है कि ये ट्राइब्स भी सब बराबरी पर आ जाए और ट्राइब्स कुछ रहे नहीं, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, शासक उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। शासक मतलब अंग्रेज उन्हें वैसा ही रखना चाहते थे, उनकी अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। यही कारण है कि आज हमारे मध्य छुआछूत का अभिशाप है, कबायली जातियों का अभिशाप है, सत्ताधारियों के स्वार्थों का अभिशाप है, और इसके अतिरिक्त और कितने भी अभिशाप है। हम इन सभी को मौलिक अधिकार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न इन अभिशापों को हटाने का होना चाहिए। वाह पटेल साहब, वाह! क्या बात कही है। उन्होंने कहा छुआछूत को हम मिटाना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने लगा रखी, ऐसा पटेल कह रहे हैं। हम ट्राइब्स के लिए जो अलग से समूह बना रखे हैं, उनके लिए अलग से कानून बना रखे हैं, हम ट्राइब शब्द को हटा देंगे, ऐसा मौका आएगा क्योंकि हम सब लोग बराबर हो जाएंगे, ऐसा सरदार पटेल साहब कह रहे हैं।
हमारा प्रयत्न इन अभिशापों को हटाने का होना चाहिए। 10 वर्ष बाद जब हम स्थिति पर पुनः विचार करें तो हमें ऐसी अवस्था में होने की आशा करनी चाहिए कि ट्राइब्स शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सके। जिन कानूनों से उन्हें संरक्षण मिलता रहा है वे सभी बने हुए हैं, परंतु क्या इन कानूनों से उनकी रक्षा हो सकी है? हम इन जातियों को उनकी वर्तमान अवस्था में नहीं रहना देना चाहते हैं। उनकी रक्षा वर्तमान कानूनों द्वारा नहीं होगी, उनकी रक्षा तो हमारे अपने कार्य और हमारी नेक नियति से होगी। इसलिए मैं श्री जयपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे कोई आशंका ना करें। स्वाधीन भारत में उन्हें भय की वैसी आशंका नहीं रहेगी जैसी पिछले 200 वर्षों से रही है। क्या उद्बोधन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अंदाज लगा दीजिए। गजब का उद्बोधन। उदय सिंह जी मीणा साहब, कैसा लगा? तगड़ी बात है कि नहीं है? अरे गजब के लोग थे यार। बड़ा दुख होता है जब लोग भारत के संविधान की आलोचना करते हैं। आलोचना करने का तो हक है, बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने खुद ने संविधान की आलोचना की थी, हम 11वें और 12वें सत्र में देखेंगे। पर जिन परिस्थितियों में संविधान बनाया गया था उसको समझे, परिस्थितियां क्या थी उसको समझे। मैं अक्सर ये कहता हूं, आंखें जिसे देख नहीं सकती दिल उसके लिए रोता नहीं है। जब हमने दर्द सहन ही नहीं किया है, जब हमने पीड़ा भोगी नहीं है, तो हमको क्या पता कि दर्द होता क्या है। संविधान निर्माताओं ने जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया वो परिस्थितियां आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चले। अब जयपाल सिंह जी वापस बोल रहे हैं अंग्रेजी में। एक नियम संबंधी आपत्ति है। श्रीमान सभापति, मुझे कबायली जातियों के संदर्भ में वैसी कोई आशंका नहीं है जैसे कि चर्चा माननीय सरदार पटेल कर रहे हैं। जयपाल सिंह जी कम नहीं थे, गजब के लर्नेड व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मैंने कब आशंका व्यक्त की यार? मैंने तो कहा ही नहीं, मुझे वैधानिक आपत्ति है। मैंने कोई आशंका व्यक्त नहीं की है जिसकी ओर सरदार पटेल इशारा कर रहे हैं। देखिए जरा, एज इट इज बता रहा हूं। एक नियम संबंधी आपत्ति है। श्रीमान सभापति, मुझे कबायली जातियों के संदर्भ में वैसी कोई आशंका नहीं है जैसी कि चर्चा माननीय सरदार पटेल ने मेरे संबंध में उठाई है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मैंने जो कुछ कहा उसका मतलब उन्होंने अपने ढंग से अलग ही लगाया। यह सत्य हो सकता है कि कबायली जातियों की अवस्था में आगे जाकर सुधार हो जाए, संभव है कि वे मेरे स्तर तक आ जाए, परंतु इसका यह मतलब तो नहीं लगाया जा सकता है कि हम जिस नीति का अनुसरण करते रहे उसे और भी रक्षापूर्ण या सहानुभूतिपूर्ण ना बनाया जाए। मैं जानता हूं कि 10 वर्ष बाद हम उस पर फिर से विचार करेंगे। जयपाल सिंह जी का शब्द मैंने आपके सामने रखा है। अब अध्यक्ष महोदय, अब मैं संशोधन रखूंगा। चूंकि प्रस्तावक ने अधिकांश संशोधनों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं समझता हूं कि सभा ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया है। आवाज आई, हाँ हाँ स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसके बाद में जो संशोधन रखे जा रहे हैं उनको स्वीकार किया जा रहा है। और अगला जो मुद्दा आ रहा है वह आ रहा है स्वाधीनता का अधिकार धारा 9 के रूप में। के एम मुंशी जी रख रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कानूनों का समान रूप से लागू करना, द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉज शब्दों के स्थान पर कानूनों के प्रति सबकी समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ शब्द रखा जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 14 पढ़ रखा है तो विधि के समक्ष समानता या विधि का सम्मान संरक्षण होगा, उसी की बात हो रही है। इनिशियल स्टेज में क्या लिखा था? द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉज। तो के एम मुंशी जी कह रहे हैं द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉज की जगह पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ शब्द रखा जाए। और अगर आपको याद हो तो भारतीय संविधान में इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं है। क्या लिखा हुआ? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। के एम मुंशी जी ने यह सुझाव रखा था। संशोधन तुरंत स्वीकार कर लिया गया और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉज की जगह क्या आ गया? इक्वालिटी बिफोर द लॉ आ गया। फिर वो आगे बोलते हैं जहां तक नियम का संबंध है उसे हटा देने के लिए एक संशोधन की सूचना मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधनों की भी सूचना है। वो कुछ नाम पुकारते हैं लेकिन वो संशोधन अपना पेश नहीं करते हैं। इसके बाद में एक्चुअली मैं 1947 में अप्रैल के महीने में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं 30 अप्रैल, उस समय आप लोग जानते हैं कि पंजाब और बंगाल में बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही है। पंजाब और बंगाल, आप लोग जानते हैं जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब का भी विभाजन हुआ। आप लोग जानते हैं जब भारत का विभाजन हुआ तब बंगाल का भी विभाजन हुआ। तो जो के एम मुंशी जी है जो है वो उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई पंजाब और बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है
दो बातें जैसा कि श्रीमान आप तथा पंडित जी दोनों ही कह चुके हैं, पिछले कई सप्ताहों से हमारे सामने आ चुकी है। इनमें से पहली बार भारत के दो प्रांत पंजाब और बंगाल में बढ़ती हुई अरक्षा है, जिसके कारण इन अभागे प्रांतों के विभाजन का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। जैसा कि श्रीमान आप अपने प्रारंभिक भाषण में कह चुके हैं, इस कारण परिषद के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकता है और यह भी एक वजह है जिससे हम अपनी अंतिम रिपोर्ट उपस्थित नहीं कर सके। दूसरी दुखद बात यह है कि मुस्लिम लीग अभी तक संविधान सभा में नहीं आ सकी है और लीग के साथ प्रत्येक प्रकार की रियासत की गई है, उसके प्रत्येक विचार की कद्र की गई है और जहां तक विदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने उसे आमंत्रित किया, फिर भी लीग के रूप में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस कारण संविधान सभा के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, ऐसा मुंशी जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि संविधान सभा और कांग्रेस दोनों ही बारंबार ये कह चुकी है कि वे देश के अनुच्छिक भागों पर कोई संविधान लादना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि संविधान के निर्माण में सभी लोग साथ में आए, मुस्लिम लीग भी साथ में आए और कांग्रेस इस बात की पूरी घोषणा कर चुकी है और इवन संविधान सभा भी इस बात की घोषणा कर चुकी है कि हम संविधान किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं करेंगे। ऐसा के मुंशी जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर बात आगे बढ़ती है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि अब जो रिपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी है, अब हमको इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए। कि मुंशी जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल रिपोर्ट स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए उपस्थित करता हूं। तो के संतानम बोल रहे हैं कि क्या वोट होगा, कि रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी या रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेना स्वीकार किया जाएगा, किसके ऊपर आप वोट करवाते हो। तो आखिर में वोट इस बात को लेकर हुए कि रिपोर्ट जो है दर्ज कर ली गई है, यानी संविधान सभा में रख ली गई है, इस बात पर सहमति हो गई है। फिर अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में एक या दो ऐसी बातें हैं जो विचारणीय है। पहली बात यह है कि कमेटी बाद में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करना चाहती है। मुझे आशा है कि सभा इस बात से सहमत है। जो मौलिक अधिकारों पर जो समिति बनी है वो उसको रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट जो रखेगी वो बाद में रखेगी। और दूसरी बात यह है कि कमेटी सिफारिश करती है कि दो पृथक कमेटियां नियुक्त की जाए, जिसमें संघ विधान के मुख्य सिद्धांतों के विषय में रिपोर्ट उपस्थित करेगी और दूसरी प्रांतीय संविधान के सिद्धांतों के संदर्भ में रिपोर्ट उपस्थित करेगी। एक बात पर सहमति ली जा रही है संविधान सभा में और इस बात को लेकर सहमति ली जा रही है कि ये जो कमेटी बनी है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, उसके लिए उसकी सहायता के लिए दो और कमेटियां बनानी चाहिए और वो कमेटी ना होकर दो उप कमेटियां होगी, उप समितियां होगी। एक उप समिति संघ का संविधान बनाएगी, दूसरी उप समिति राज्यों का संविधान बनाएगी। और अगर आपको आइडिया हो तो बिल्कुल मैं बार बार ये कह रहा हूं कि संघ का संविधान अलग है, राज्य का संविधान अलग है। इनिशियल स्टेज में इस बात को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो संघ का संविधान यानी केंद्र सरकार का संविधान, राज्यों का संविधान यानी जो अलग अलग राज्य जो है उनके लिए संविधान। लेकिन अगर आप लोगों को मालूम हो तो हमारे यहां तो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत भी थे। तो चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए संविधान कौन बनाएगा? क्या केंद्र सरकार वाली कमेटी बनाएगी या राज्य सरकार वाली कमेटी बनाएगी? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की बातों पर यह सहमति जताई जा रही है। कमेटी जो दो कमेटियां बन रही है, इसमें एक कमेटी संघ सरकार के लिए संविधान बनाएगी जिसमें 15 सदस्य होंगे और एक कमेटी राज्य के लिए संविधान बनाएगी जिसमें 25 सदस्य होंगे। ये इस प्रकार की बात को यहां पर मंजूर किया जा रहा है। और जैसे ही मंजूर किया जाने वाला होता है कि सीएम पूनाचा साहब जो कि कुर्ग के हैं, सीएम पूनाचा साहब का नाम याद रखिएगा जो कुर्ग से हैं, और अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है आपको मालूम होना चाहिए। कुर्ग से कौन थे? सीएम पूनाचा साहब। वो एक आपत्ति जताएंगे कि भाई आपने एक उप कमेटी बना दी जो केंद्र सरकार का संविधान बनाएगी, एक आपने उप कमेटी बना दी राज्यों के लिए जो संविधान बनाएगी, लेकिन हम तो चीफ कमिश्नरी प्रांत है, हमारे लिए संविधान कौन बनाएगा? ये सीएम पूनाचा साहब प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो कह रहे हैं श्रीमान, भारत में 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत हैं जिनका शासन केंद्र से होता है। संविधान के भावी सिद्धांत निर्धारित होते समय साथ ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि भावी संघ सरकार की अधीनता में ये केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब चीफ कमिश्नरी प्रांत कहां जाएंगे, किसके अधीन जाएंगे, तो हमारे बारे में तो आपने कुछ प्रावधान किए ही नहीं, ऐसा सीएम पूनाचा साहब कहना चाह रहे हैं। सीएम पूनाचा साहब ने जो बात कही है उसका जवाब अब आ रहा है। डॉक्टर बी पटाभी सीतारमैया कह रहे हैं
कि श्रीमान इन दो कमेटियों की नियुक्ति के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं और मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं भाषाओं के आधार पर प्रांतों के पुनर्विभाजन की मांग रखता हूं। अब बी पटाभी सीतारमैया कह रहे हैं कि जो आपने दो उप कमेटियां बनाई है वो तो ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन साहब ये जो आप राज्यों के संदर्भ में संविधान बनाने के लिए जो कमेटी बनाने जा रहे हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने में यह कहना चाहता हूं कि देश में राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं बी पटाभी सीतारमैया। मैं भाषाओं के आधार पर प्रांतों के पुनर्विभाजन के प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं। इस समस्या पर समय आने पर विचार होगा। मैं नहीं जानता कि दल की कार्यवाही का उल्लेख करना कहां तक नियमानुकूल होगा, फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दल की तरफ से आश्वासन मिल चुका है कि इस विषय को इन दोनों कमेटियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अब यह कहने का अवसर आ गया है कि ये दोनों कमेटियां अपने से संबंध रखने वाले इस विषय पर सिर्फ विचार ही नहीं करेगी, बल्कि ये भाषाओं के आधार पर प्रांतों के पुनर्विभाजन के प्रश्न पर भी विचार कर सकेगी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में बोलते हैं कि मुंशी जी आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहोगे क्या? तो मुंशी जी कहते हैं इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। फिर अध्यक्ष खुद बोलते हैं दो बातें उठाई गई है। एक श्री पूनाचा साहब ने कहा है कि भाई चीफ कमिश्नरी प्रांतों का क्या होगा, तो वो कह रहे हैं कि पहली बात श्री पूनाचा ने उठाई है कि इन कमेटियों को चीफ कमिश्नरी के प्रांतों के संविधान पर विचार करना चाहिए और इन दोनों कमेटियों की एक सब कमेटी होनी चाहिए जो चीफ कमिश्नर के प्रांतों की समस्या पर विचार करे। और दूसरा सुझाव डॉक्टर पटाभी सीतारमैया का है जो ये कमेटियां भाषाओं के आधार पर नए प्रांतों के गठन के प्रश्न पर विचार करने का काम करें। मैं समझता हूं ये दोनों कमेटियां इन विषय पर तथा अन्य विषयों पर भी जैसे जैसे वे उठते जाएंगे उस पर विचार करेगी और उचित समय पर अपनी सिफारिशें देगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं परंतु आदर्श विधान लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रांत भाषा के आधार पर ही संगठित किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इशारा तो कर दिया, वो कह रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि राज्य भाषा के आधार पर ही गठित किया जाए, ये मैं अभी से बता देना चाहता हूं। फिर प्रोफेसर एनजी रंगा साहब वो खड़े हुए, वो कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए ये दोनों ही कमेटियां इस परिणाम पर पहुंचे कि इस प्रश्न पर विचार ही ना किया जाए और ना कोई सुझाव ही उनके संदर्भ में उपस्थित किया जाए, तो ये फिर ये सभा का क्या मतलब हुआ? तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कमेटियां अपनी सिफारिशें करेगी। यदि कमेटियों की सिफारिशों में कोई गलतियां या त्रुटियां हैं तो उनमें सुधार करने का काम हमारी संविधान सभा करेगी। अब यह प्रस्ताव सभा का मत जानने के लिए उपस्थित किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। दो उप कमेटियां बनने जा रही है, एक संघ का संविधान बनाएगी और दूसरा राज्यों का संविधान बनाएगी। ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने संविधान सभा की जो विभिन्न समितियां पढ़ी है उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि संघ का संविधान बनाने, राज्यों का संविधान बनाने के संदर्भ में दो कमेटियां बनाई गई थी। इसके बाद में अध्यक्ष साहब बोलते हैं मेरे ख्याल से अब हमें उठना चाहिए, हम कल प्रातःकाल 9 बजे फिर एकत्रित होंगे। इसके उपरांत सभा की बैठक बृहस्पतिवार 1 मई 1947 के दिन के 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। संविधान सभा की तीसरे सत्र की तीसरे दिन की ये जो बैठक है वो अब समाप्त हो गई। 1 मई 1947 को वापस बैठक सुबह 9 बजे होगी। इस बात की घोषणा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर ली है। तो हमारे जूम के जो मित्र हैं और यूट्यूब के जो मित्र हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को जरा बताइएगा। कौन कौन जुड़े हुए हैं? संगीता बादू जी, रवीना कोड़ी जी, अनीता पाल जी, उगमा यादव जी, महावीर प्रजापत जी, उदय सिंह जी मीणा साहब, दीपा राम जी, कालूराम जी मीणा साहब, सहदेव गुजराती जी, दुष्यंत सिंह जी, भगा राम जी, मुकेश सैनी जी, अशोक बिश्नोई जी, अमनदीप या अनुदीप बिश्नोई जी, अरुण कुमार जी, सुरेश मेघवाल जी, चंद्रकांत शर्मा जी, अनु जी, जिग्नेश सैन साहब, लक्ष्मी नारायण जी गुजर साहब, प्रदीप परिहार जी, और भी बहुत सारे स्क्रीन में मुझे इतने ही फोटो दिखाई दे रहे हैं। अशोक बिश्नोई जी, राजकुमार गौतम जी, स्नेह दीप जी, चैना राम जी, अशोक कुमार जी चाक, अशोक कुमार जी चाक ही हैं बिल्कुल, हाँ ठीक है, टिंकू बैरवा जी, नव्या विष्णु जी, नव्या है नाव्या है क्या है, थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है, प्रमोद कुमार जी और जानकी देवी जी,
सभी को मेरा नमस्कार। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी बात को ख़त्म करना चाहिए और आज बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। 2 दिन और बचे हैं। फीडबैक आप लगातार भरते रहिएगा। फीडबैक 4 दिन का मिनिमम चाहिए। 4 दिन का फीडबैक जो भरेगा उन्हीं को ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है, मेल अपनी सही भरनी बहुत जरूरी है। राजकुमार जी गौतम साहब, ईमेल तो सही लिखिए ना, सर्टिफिकेट मिलना बहुत जरूरी है। संविधान सभा के ये जो यज्ञ जो चल रहा है उसमें आप अपना जो योगदान दे रहे हैं, बिल्कुल इस योगदान के लिए आपको प्रमाण पत्र तो मिलना ही मिलना चाहिए। सुमित प्रकाश जी बड़े आनंद के साथ इसको लगातार देखते हैं, तो बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।